तो अब मैथ पे आओ, नर्सिंग पे है। एक्स की वैल्यू एक्स कौन है, एक्स कौन है, एक्स कोई नहीं है, एक्स बेवफा है, बेवफा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। एक्स क्या है, एक्स वाई का पड़ोसी है भाई, एक्स कौन, वाई का पड़ोसी है, एक्स और कौन है, सीधी बात। हाँ आए बड़े एक्स वाले, सर सुन रहे होंगे कि हमारे एक्स का मजाक उड़ा रहे, नहीं उड़ा रहे हम किसी का मजाक। हाँ अब चुप हो जाओ, तो मैं फाइब्रॉइड्स के बारे में बात करूं, मुझे एक्स का नहीं पता, मुझे फाइब्रॉइड्स का पता है फिलहाल। हाँ पढ़े फाइब्रॉइड्स, पढ़े क्या, जोर से बोलो। हाँ यूं ऐसे वो एनर्जी धड़कनी चाहिए। फाइब्रॉइड्स, कल हम फाइब्रॉइड्स की डेफिनेशन पढ़ लिए थे, गुड, अच्छा पढ़ लिए थे हमने। ये क्या है, ड्रीम, हार्डवर्क छोड़ो, हार्डवर्क बाद में। ये फाइब्रॉइड्स, बिनाइन ट्यूमर, पेल्विक ट्यूमर्स, लियोमायोमा, अर्ली मेनार्की, नेल्यूपेरा, हाई एस्ट्रोजन, एज, पोस्ट पीसीओडी, अपेयर डाइट, ये तो रिस्पेक्ट थे, ये तो हो गया रिस्पेक्ट। उसके बाद कहां कहां होता है, मोस्ट कॉमन इंट्राम्यूरल, जो कि 75% कह रहा था, ये तो कहां गए ये, एक तो 1 घंटा होता है, 50 मिनट की क्लास हुई, ब्रेक चाहिए तुम्हें, महानुभाव लोग हैं। मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड क्या होता है, यूट्रस में होगा, क्योंकि फाइब्रॉइड यूट्रस की ट्यूमर को ही तो बोलते हैं, यूट्रस से बाहर रेयर है, ठीक है। मोस्ट कॉमन, तीसरा क्वेश्चन बनता है, मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड यूट्रस में भी कहां पर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये दोनों नहीं आएंगे। इसका आएगा तो कितना परसेंट होता, नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन आएगा कि सब सीरीज की डेफिनेशन क्या है, और इंट्राम्यूरल का मतलब एंडोमेट्रियम लिमिटेड मायोमेट्रियम तक है, और साथ में मोस्ट कॉमन है, तो इसका तो आ सकता है मोस्ट कॉमन कौन सा, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, पूछने का स्टाइल अलग अलग हो सकता है। ये लिख लिया था कल, है ना, पक्का, ठीक है, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट, फाइब्रॉइड के कुछ फीचर्स है, देखने में कैसा दिखता है, बड़ा मोटा छोटा ऐसा, इस टाइप से बात कर लेते हैं फाइब्रॉइड के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं है, एक साथ भी याद कर सकते हैं, धीरे धीरे भी याद कर सकते हैं, जैसे मर्जी है वैसे याद करते हैं, जैसे आपको याद हो वैसे याद कर सकते हैं। पेल येलो कलर का होता है अपीयरेंस, दूसरा फॉर्म होता है, फॉर्म समझते हो, नहीं समझते समझ जाना, एक कैप्सूल के द्वारा कवर, लगता है कि कवर है बट कवर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो कैप्सूल। ब्लड वेसल सप्लाई फाइब्रॉइड फाउंड पेरिफेरी ऑफ फाइब्रॉइड, जो फाइब्रॉइड होता है, जैसे ये यूट्रस है, अरे सुन लेना रे, लिखना बाद में, ये यूट्रस है, तो ये 3 लेयर है, तो माना कि किसी को यहाँ पर फाइब्रॉइड है ऐसे, तो इसके जो सेंटर में वो ब्लड सप्लाई कम होती है, इसके पेरिफेरी में ब्लड सप्लाई, कोई भी फाइब्रॉइड होता वो पेरिफेरी से ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सेंटर से लेस मस्कुलर होता है, पेरिफेरी से मोर मस्कुलर होता है, इस लाइन का मीनिंग यही है, क्या ऐसा बोल सकते हैं। तो फाइब्रॉइड पे येलो कलर का फॉर्म हो सकता है, पेरिफेरी से ज्यादा मस्कुलर, सॉरी पेरिफेरी से कम, कम या ज्यादा, और सेंटर से, ठीक है, डीजनरेशन फाइब्रॉइड, धीरे धीरे सेंटर से, क्योंकि जहां ब्लड सप्लाई कम होती है वहां से क्या होता है, कोई ऑर्गन डीजनरेट होता है, तो धीरे धीरे डीजनरेशन होता है, कम भी होता है, तो सेंटर से धीरे धीरे डीजनरेट होता है, क्योंकि जहां ब्लड सप्लाई ज्यादा है वहां डीजनरेशन लेट होता है, ठीक है, इतना बात लिख, मतलब याद हो गया मेरे हिसाब से, कुछ था ही नहीं, इतना ही था, पेल येलो फॉर्म, पेरिफेरी से मस्कुलर, सेंटर से लेस मस्कुलर, इसीलिए डीजनरेशन सेंटर से स्टार्ट होता है, दैट्स इट। हाँ इट ही है ना, ओके, दैट्स इट। सर्दी कैसी है, अच्छी है, क्या खाया करो, हल्दी, एलडीएल नाम सुना है, वीएलडीएल नाम सुना है, तो हल्दी की सब्जी में आधा किलो तो घी लगता है, आधा किलो 1 किलो तो घी लगेगा, जितनी हल्दी बनाओगे उतना तो घी चाहिएगा, फिर वो कहाँ जाएगा, वो बाहर जाएगा, वो साथ में जाएगा, फिर खाओ घी बहुत, बटर, फिर ज्यादा बटर खाओगे फिर थोड़े दिन बाद में टैं टैं करोगे, है, इसीलिए हल्दी वल्दी कुछ नहीं है, पढ़ाई करो, तो सबसे अच्छा, हाँ सच में, देखो जितना ज्यादा खाना खाओगे तुम शाम को 8 बजे के बाद, उतना ही तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, उतना ही तुम्हें सिलेक्शन से लेट करेगा, सीधा फंडा है, जितना खाना ज्यादा खाओगे उतना तुम सिलेक्शन से लेट होगे। स्टूडेंट के 5 फीचर होते हैं, सुना है, काक चेष्टा, बको ध्यानी, क्या, गृह त्यागी, अल्पारी, स्वर्ण, वाह, हाँ स्वान निंदा, वो स्वर्ण स्वान एक ही बात है, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, स्टार्ट कुत्ते से करता हूँ, स्टूडेंट की नींद कैसी होनी चाहिए, मतलब वो सोते रहो नहीं, तुरंत उठ जाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए, सो गए तो उठे ही नहीं, स्टूडेंट के 5 फीचर्स बताए ज्ञानियों ने, ऐसे नहीं बताए, स्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी नींद, तुरंत उठ जाए, सुबह बोल रखा है 6 बजे उठना है तो उठना है, पको ध्यानी, मतलब कंसंट्रेशन इतना एकदम बगुले जैसा होना, इतना भयंकर कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन नहीं है, तुम क्लास में बैठे हो, तुम्हारा ध्यान है घूमने जाना है, 31st कहाँ, अरे 31st चला जाएगा आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अभी जो है ना, हमारे एम्स के भी स्टाफ खूब सारे ऐसे हैं जो मतलब 31st का प्लान बनाते हैं, वो बोलते हैं हम जश्न में जाएंगे, वहाँ डेजर्ट है, मैं जिंदगी भर दौरों में पैदा हुए, अब भी डेजर्ट पे जाएंगे, जैसे वो अमेरिका से आए। हाँ तुम लोग माना कि अगर दौरे नहीं देख रखे तो जाओ, चाहे हम बड़े दौरों में हुए हैं तो क्या हम डेजर्ट जाएंगे, डेजर्ट का मीनिंग क्या होता है, जाओ तो फिर सऊदी अरब जाओ, डेजर्ट, ये हो गया, लिख लिया क्या, बको ध्यानी, स्वान निंद्रा, तीसरा कौन सा, अल्प आहारी, अल्प मतलब कम, आहारी मतलब खाना, जितना कम खाओगे उतना ही अच्छा है, काक चेष्टा, कोई जैसी लगन, और एक और बच गया, गृह त्यागी, जिसको घर छोड़ने की हिम्मत हो, घर बैठे बैठे ऐसे ओबीसी ऐसे ज्ञान नहीं मिलता, ऐसी रीजनिंग नहीं मिलती है, भाई बी सी की बहन डी, घर बैठे बैठे समझ में नहीं आता, तुम ऑनलाइन पढ़ के देख लेना, जो आनंद ऑफलाइन में वो ऑनलाइन में नहीं है, कोई नहीं सकता, कोई आपको पढ़ाने वाले सारे सारे
भाई बाकी तो सब हो सकता है एफिशिएंसी के साथ, शायद ऑनलाइन सब पढ़ाते हैं। मैं मेरा कह रहा हूँ जितना सुकून ऑफलाइन में है ना, क्योंकि मैं मेरा पोटेंशियल भी ऑनलाइन में मेरे को उतना ही बोलता हूँ, कितना इतना इतना जरूरत है ना, इतना सा बोलता हूँ। लिख लिया क्या? नहीं लिखा? ओके लिख लो साइड में। फाइब्रोइड स्ट्रक्चर, अपीयरेंस इसका पेल येलो होता है, कंसिस्टेंसी फॉर्म, कवर्ड बाय ए स्यूडो कैप्सूल, ब्लड वेसल्स जो पेरिफेरी से ज्यादा सप्लाई करता है, सेंटर से लेस वैस्कुलर होता है। इसका मीनिंग ये होगा कि पेरिफेरी से ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, सेंटर से कम होती है, इसीलिए डिजनरेशन सेंटर से होता है। आगे बढ़े, ये है ऑनलाइन। जो अभी बताया ना वो पूरा हो गया। अब ये कार चेष्टा कौन बताता तुम्हें ऑनलाइन में? है? नहीं होता, नहीं मेरे से नहीं होता, मेरे से ऑनलाइन में ऐसी बातें नहीं होती, मेरे से चुपचाप पढ़ा बस। फाइब्रोइड की मोस्ट कॉमन एज होती है लेट रिप्रोडक्टिव एज, कौन सी? 35 से 45 साल। फाइब्रोइड किस वजह से हो सकता है? हमें क्या पढ़ा, रिस्क में क्या पढ़ा? अर्ली मेनोर्की पढ़ा ना। इसका मतलब जिसमें एस्ट्रोजन ज्यादा होता है उसमें फाइब्रोइड होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा रहते हैं। ओके, फाइब्रोइड इज एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर एट टाइम ऑफ मेनोपॉज, गिव एन एरो इन बिटवीन फाइब्रोइड सिंक। मोस्ट कॉमन डिजनरेशन सीन इन हाइलिन डिजनरेशन। धीरे धीरे फाइब्रोइड के डिजनरेशन होता है, 4-5 प्रकार के डिजनरेशन होते हैं, सारे कितने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? हाइलिन डिजनरेशन। मेनोपॉजल फीमेल में धीरे धीरे एट्रोफी हो जाती है। और रेड डिजनरेशन की डेफिनेशन की हो जाती है कि प्रेगनेंसी में कौन सा डिजनरेशन होता है? किसी को ऑलरेडी फाइब्रोइड है और बाई चांस वो प्रेग्नेंट हो जाए तो यूट्रस में रेड रेड अपीयरेंस आ जाती है उसके अंदर, फाइब्रोइड में उसको बोलते हैं रेड डिजनरेशन। अलग अलग नाम है कि प्रेगनेंसी में कौन सा डिजनरेशन होता है? रेड रेड डिजनरेशन। इस टाइप से याद रख सकते हैं। जल्दी लिखो प्लीज, इतना है नहीं टाइम। एक तरफ पट्रोस्केलेटल, एक तरफ रीजनिंग, एक तरफ गायनिक, और क्या चलता है? जिंजीवाइटिस क्या? अच्छा लिम्फेटिक। अरे जिंजीवाइटिस, हाँ मतलब मेरे को लिम्फेटिक, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही है ना, इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा लिम्फ, बढ़िया। इसका मतलब फिर लिम्फेटिक में से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, अभी नहीं पेपर में पूछ लूं। थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक से सब क्वेश्चन पूछेंगे। तुम क्या सोच रहे हो, एक से ही पूछ लो सब, एक एक टॉपिक से, एक बड़े टॉपिक से एक क्वेश्चन बस, ज्यादा नहीं, चाहे कितना इंपॉर्टेंट है बट सबको कवर करना चाह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सबसे। एक रिश्ते वाला भी पूछ लो, है? अभी नहीं, पेपर में कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता एक भी क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का पूछो, शॉर्ट से नर्सिंग के, बट 2-4-5 पूछ लेंगे ऐसे ही थोड़े बहुत बेसिक, बेसिक बेसिक जैसे अपने नॉर्थ साइड में आते हैं वैसे ही। सर आपका दिमाग किसके जैसा है वो भी बताओ, किसके जैसा? मेरे को बात कर रहे, दिमाग किसके जैसा? मेरा दिमाग है मेंटल रिटार्डेड पर्सन जैसा, जिसने कभी यूज नहीं किया वो पड़ा रहता है ऐसे ही एयरड्रॉप। सर कहाँ से लिखने का स्टार्ट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तुम बीच बीच में आओगे तो समझ कहाँ से आएगा? कल कहाँ खत्म किए थे? सर कहाँ से लिखने का स्टार्ट करें? यहाँ से लिखो, चिंता था चिता चिता चिंता था, यहाँ से लिखो। हाँ यहाँ से स्टार्ट करो। मेरे को कहाँ से लिखने का स्टार्ट करें? इसको पता नहीं है कल कहाँ छोड़ा था। अब बीच बीच में आ जाते हैं पढ़ने के लिए, बीच में कहीं चले जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट करो मत, उल्टा स्टार्ट कर दो। ये हो गया बेवकूफ। अच्छा एक बात बताऊं, आपने स्मोकिंग नाम सुना है? किसने सुना है? किसने सुना है? स्मोकिंग का मतलब होता है, समझ लो बीड़ी पीना, बीड़ी गरीब लोगों की बीड़ी, अमीरों की सिगरेट, वही होता है बीड़ी। मतलब ऐसे बंडल आता है, इधर आ जाता है, 3-4 रुपए में 30 आते हैं, बड़े लोगों के लिए 30 रुपए में एक आता है, अलग अलग है, सबका अपना अपना लेवल है। हाँ अरे सुन लो, हाँ ज्ञान की बात बता रहे हैं। इस दुनिया में स्मोकिंग का कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। बट जो फीमेल स्मोकिंग करती है उसमें एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस कम रहते हैं, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर के चांसेस कम होते हैं। ये मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। स्मोकिंग इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट एनी हाइपर एस्ट्रोजन एक्टिविटी। मतलब जिस किसी में एस्ट्रोजन कम होता है, स्मोकिंग करने से एस्ट्रोजन का लेवल रिलेटिवली बढ़ जाता है। तो एस्ट्रोजन किसकी वजह से हो सकता है? वो सारी चीजें आपको याद रख सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ एस्ट्रोजन कहीं कहीं पे प्रोटेक्शन का काम करता है, ये थोड़ा याद रखना, अभी आ जाएगा 5 मिनट बाद। एस्ट्रोजन कहीं कहीं पे प्रोटेक्शन का काम करता है, तो स्मोकिंग ही देखो वाह। लेकिन अब छोड़ो, अब क्या ही बोलना इसमें। फाइब्रोइड की ग्रोथ सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है। ब्लड वेसल्स का थ्रोम्बोसिस हो जाता है पेशेंट को। इसमें फाइब्रोइड्स में क्या क्या कंप्लेन रहती है तो हम पढ़ेंगे सर। इसमें एक तो ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोसिस का रिस्क रहता है, पेन एब्डोमेन रहता है, पेन एब्डोमेन ज्यादा होता है तो इरिटेशन की वजह से नोजिया वोमिटिंग रहता है। और रेड डिजनरेशन किसको बोलते हैं? वहां ब्लड वेसल्स ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होगी प्रेगनेंसी में और ज्यादा यूट्रस को ब्लड सप्लाई होती है, यूट्राइन एवरी का ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो होता है वो कैसा रेड कलर का हो जाता है, वहां हो जाता है थ्रोम्बस। तो वहां पर हेमोलाइसिस होने की वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं? रेड डिजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? रेड डिजनरेशन क्यों बोला समझ लो। ये यूट्रस है,
फीमेल यहाँ पर फाइब्रोइड्स है, फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो यूटेराइन आर्टरी से ब्लड फ्लो बढ़ा, तो यहाँ पर पेरिफेरी में ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ज्यादा ब्लड सप्लाई हुई फाइब्रोइड है तो साइड से हो सकता है या बीच में कहीं पर भी क्या हो सकता है थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, तो यहाँ आरबीसी टूटेगी, आरबीसी टूटेगी तो हेमोलाइसिस बोलते हैं आरबीसी टूटने को, तो उसकी वजह से ये रेड रेड नजर आएगा यहाँ पर कुछ अलग से स्ट्रक्चर, तो उसको हम बोलते हैं रेड डीजनरेशन भी देखने को मिलता है। और सुनो लिखना नहीं अभी तक, ये तो हो गया इतने साइन सिम्टम्स। और 75% फाइब्रोइड का साइन सिम्टम आते हैं, देखना कहीं पर भी देखना, एकदम फीमेल नॉर्मल है, ऐसे जनरली बातें करते चाय पी रहे हैं आराम से बैठे बैठे, ऐसे बातें बताती मेरे तो फाइब्रोइड्स है, या बोलेंगी मेरे रिलेटिव के फाइब्रोइड्स है, और ऐसे बोलेगी होस्ट में स्टाफ में वार्ड ना उसके फाइब्रोइड्स, वार्ड में स्टाफ है ना वार्ड में स्टाफ, स्टाफ वार्ड नहीं सॉरी, वो उसके फाइब्रोइड मतलब क्या आप बोलोगे उसके फाइब्रोइड्स है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिट तो नहीं होना पड़ा, नहीं दिक्कत करता नहीं है ज्यादातर, मतलब मोस्टली क्या होता है मैं आप देख रहे हैं हर किसी से सुनोगे बस मेन कंप्लेन ये है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड ज्यादा लॉस होता है, तो उसके अलावा ज्यादा कोई कंप्लेन नहीं होती, तो क्या हो सकता है 75% एसिम्प्टोमेटिक मेनोरेजिया हो सकता है, मेट्रोरेजिया हो सकता है। व्हाट इज मेनोरेजिया, व्हाट इज मेट्रोरेजिया, आपको मेरे को लगता है पता है जब मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है उसमें ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसको क्या बोलते हैं मेनोरेजिया। पीरियड्स खत्म हो गया 5 तारीख को नेक्स्ट 28 को आएगा, 5 से 28 के बीच ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए थी, उसके बीच में कभी कभी ब्लड हो जाए इंटर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग को बोलते हैं मेट्रोरेजिया। पीरियड के बीच में जब ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट पीरियड से पहले ये गया उसके बाद इसके बीच में कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं मेट्रोरेजिया। और क्या डिस्मेनोरिया हो सकता है लास्ट वाला बताऊंगा, प्रेशर, अब प्रेशर वाला बाद में बताएंगे, ये स्पेशल है क्वेश्चन पूछने लायक, यहाँ से लिखो फास्ट, ऐसे ही है भाई पढ़ने में जोर आ रहा है तो है, तो ऑनलाइन वालों से बातें करो, बहुत कंप्लेन करते हैं मेरी, सर आप तो सुनते ही नहीं हो, कैसे नहीं सुनते हो? अरे कोई लास्ट टॉपिक से शुरू नहीं हुआ है, कल जो क्लास थी कल तुमने ली नहीं होगी बेवकूफों, अच्छा कल हुई नहीं थी तुम्हारी, अच्छा तो यहीं से दिक्कत हो गई कुछ, बीच यहाँ से हमने लगा दी बीच में कोई खा गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से तो चल रही थी भाई, बीच में मेरे को लगता है हाईजैक कर लिया किसी नेटवर्क, मनमोहन सिंह जी की श्रद्धांजलि में चली गई थी उधर क्लास, बेवकूफ कैसी बातें करें, कल सर हुई नहीं हुई कैसे नहीं, ऑनलाइन क्लास, अब ऑनलाइन में देखी नहीं होगी तुम लोग, कहीं और चैनल खोल लिया होगा, तो भाई नहीं देखा कुछ और, भाई मूवी देखने लगे होंगे, कुछ और काम करने लगे होंगे ना, तो फिर हुई कहाँ से, बेवकूफ बातें कर रहे हैं, हुई नहीं, नहीं हुई तो हम देख लेंगे आज, आप दिखा देंगे ठीक है, टेंशन मत लो, घबराओ मत कोई ना, कल ऐसा कुछ खास कुछ नहीं, एक्लेसिया पढ़ाया था, एक्लेसिया पढ़ाया था ना, तो फिर क्या है वैसे आंसर, जब कुछ नहीं, नहीं नहीं बोलना, आप बहुत हो गया, अब दिसंबर जा रहा है, दिसंबर गया मतलब साल गया, साल गया मतलब सब कुछ गया, आगे बढ़े, नहीं लिखा, स्केलेटल में क्या बढ़ रहा है, कार्डियक मसल्स, कौन सा एक्सियल या एपेंडिकुलर, एक्सियल मतलब बीच वाला ये, एक्सेल वाला इसको बोलते हैं एक्सेल, एपेंडिकुलर मतलब ये पढ़ रहे हो, बढ़िया बढ़िया, क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, हर चीज थोड़ी बताई जाती है, जल्दी लिखो, प्रेशर वाला मैं समझा दूंगा, यहाँ तक लिखो, मेनोरेजिया मतलब मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग ज्यादा हो जाना, मेट्रोरेजिया मतलब इंटरमेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग 75% एसिम्प्टोमेटिक, और डिस्मेनोरिया भी होता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है पेन होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया। हाँ जी, अरे क्या हुआ, के हो गया, नू के हो गया, नू ऐसे बोलते ना, नू के हो गया, दिल्ली वाले ऐसे ही तो बोलते, कौन बोला, क्या हुआ है, मीटर मसाइज तो पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन को बोलते हैं बस, वो अलग, हाँ ऐसे गलती से हो गया, मैंने तो कुछ पूछ रहे, चलो ठीक, मिडल मस का मतलब है मिडिल पेन, मिडिल का मतलब पीरियड्स के बीच में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन का है, 14 दिन पे पेन होता है, उसको बोलते हैं मिडल मस, जल्दी हो गया, अब 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 ये है कि किसी भी फीमेल को फाइब्रोइड्स है तो लोकेशन के आधार पे उसमें प्रेशर सिम्टम्स आते हैं, एग्जांपल सबसे आगे होता है ब्लेडर, ब्लेडर के पीछे होता है यूट्रस, उसके बाद में होता है इरेक्टम, अगर मैं ऐसे बात करूं तो ठीक है, तो अगर बाई चांस ये यूट्रस है, ब्लेडर थोड़ा सा यूट्रस हल्का सा नीचे हो सकता है, तो अगर बाई चांस यहाँ पर कोई फाइब्रोइड्स है तो वो ब्लेडर को कंप्रेस कर सकता है कि नहीं, हो सकता है वो थोड़ा ऊपर है तो यूरेटर को कंप्रेस कर सकता है नहीं, अरे कर सकता है नहीं, तो फाइब्रोइड्स कभी कभी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को भी पार्शियली कंप्रेस कर सकता है, तो प्रेशर सिम्टम्स का मतलब ये है कि फाइब्रोइड्स में कभी कभी यूरिनरी साइन आ सकते हैं, तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि माय डियर ज्ञानियों कौन से फाइब्रोइड्स में यूरिनरी के ज्यादा साइन आते हैं, तो सर्विक्स वाले में, सर्विक्स होता है वो ज्यादा कंप्रेस करेगा, उसके पास में यूरेथ्रा है, ब्लैडर है वो, या फिर ब्लैडर के बाद वाले को क्या बोलते हैं यूरेथ्रा, वहां कंप्रेस ज्यादा हो रहा है, तो सर्वाइकल फाइब्रोइड्स में, और उसमें भी पूछ ले लोकेशन, तो सब म्यूकस फाइब्रोइड, कौन सा फाइब्रोइड, फाइब्रोइड विद मैक्सिमम सिम्टम्स, सब म्यूकस फाइब्रोइड, फाइब्रोइड व्हिच हैज मैक्सिमम चांस ऑफ कॉजिंग एबॉर्शन, अलग अलग क्वेश्चन है सारे, कौन सा फाइब्रोइड में एबॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा है, सब म्यूकस, कौन सा फाइब्रोइड है जिसमें की सबसे ज्यादा सिम्टम्स आते हैं, सब म्यूकस, कौन सा फाइब्रोइड होता है जिसमें की प्रेशर सिम्टम्स आते हैं, सर्वाइकल फाइब्रोइड, तीन ज्ञान के सवाल, चौथा कौन सा फाइब्रोइड होता है जिसमें
इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, सब म्यूकस। कौन सा फाइब्रॉइड होता है जो कि कैंसर ज्यादा कर सकता है, सब म्यूकस। कौन सा फाइब्रॉइड होता है जिसमें टॉर्जन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसमें भी आप बोल सकते हो फाइब्रॉइड विच मैक्सिमम चांस ऑफ अंडरगोइंग टॉर्जन, इसको बोलते हैं पेंडिकुलेटेड सबसिरस। सबसिरस का एक टाइप होता है नॉन पेंडिकुलेटेड और पेंडिकुलेटेड सबसिरस। ये इतने क्वेश्चन थे बस, ये सारे क्वेश्चन है सीधे पूछने वाले, और ये किसी न किसी पेपर में आ सकते हैं क्योंकि कहीं पीजी में पूछे हुए क्वेश्चन है, और एक दो में से नॉट सेट में भी आए हुए पूछे हुए में से, तो वो हमने लिए। क्वेश्चन तो खूब सारे थे लेकिन इतने में से लिए, तो कहीं ना कहीं बाई चांस आ जाए तो आपके गलत नहीं होने। या लिख दो सीधा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू फाइब्रॉइड्स, ऐसे लिख दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू फाइब्रॉइड्स, फिर 1 2 4 5 7 लाइन लगा दो, ऐसे ही तो नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू फाइब्रॉइड्स, क्या हुआ? हो गया? अब लिख लिया क्या? क्या है? जल्दी देखो। अरे बातें नहीं, यहाँ बैठ के आराम से बातें कर रहे हो बेवकूफ। और ज्यादा बातें करनी है तो चले जाओ पीछे, जगह बड़ी खूब है, मेरे सामने बैठ के चूं चूं कर रहे हो। कम से कम इतनी शर्म नहीं आ रही तो सामने तो मत बैठो। बात ज्यादा करनी है, बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे चले जाओ जल्दी, नहीं भाई बात थोड़ी बहुत हो भी गई, तुम्हारी आवाज आएगी नहीं इतनी जोर से। क्या है? ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या वो? मैं कह रहा हूँ बातें नहीं करनी, तुम से बातें कर, ज्यादा ओवर स्मार्ट हो गया अपने आप को, क्या समझते हो आप? ज्यादा पंचायती करने की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं पढ़ना है प्लीज चुपचाप बैठ जाए, फिर भी नहीं पढ़ना तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर भी जा सकते हैं, मन नहीं हो पढ़ने का तो चलती क्लास में जा सकते हैं, परमिशन है, लेकिन बात नहीं करनी जितना जरूरत। ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना। हाँ तुम्हें नहीं पढ़ना मान लिया, लेकिन तुम्हारी वजह से किसी और को तो डिस्टर्बेंस होता है ना, 2 मिनट बात चल जाती है, चलो सब दिन बात कर रहे हो उसमें कर ली, या कुछ बात चल रही है कुछ मजाक चल रही है उसमें कर ली, जब पढ़ रहे हो उसमें भी बात है, एनी टाइम बातें बातें करनी है, तो फिर आते क्यों यहाँ? किसी को डिस्टर्बेंस भी तो हो सकता है ना, ये पर्सनल प्लेस नहीं है ना भाई, सारे लोग बैठे हैं वहां पर, सब लोग बात करें तब कर लो, जब कुछ टॉपिक चल रहा है तब बोल जाओ, आपसे रिलेटेड बात चल रही है तो बोल जाओ, जब चल ही नहीं रही है तो भी अपने आप को बोलना है जानबूझ के, बिना फालतू बात नहीं करनी है। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बात नहीं करनी। मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं फाइब्रोइड्स का? भाई जो गांठ है उसको निकालना है, जो गांठ है उसको, तो हम बोल सकते हैं फाइब्रोइड्स में क्या कर सकते हैं, जो उसकी जो लंप है, तो मैं बोल दूं या तो पूरा ही अगर फाइब्रोइड्स फैला हुआ तो स्ट्रेक्टोमी, और कहीं से मायोमेट्री में फैला है तो मायोमेक्टोमी, ये बोलते हैं। कई बार गांठ बहुत बड़ी है, 2-2 किलो की होती है, तो एक साथ नहीं निकल सकती, तो उसको पीस में काट काट के निकालते हैं, और किसी भी गांठ को काट काट के निकालना क्या कहलाता है? वो तो पता है नहीं, वो चीज जो एक्स्ट्रा ज्ञान लेना चाहिए उसमें तो कंसंट्रेट करते नहीं है, जब ऐसी नई बात बताए तो यूं जो कोई बोल रहा है उसको भी ऐसे करना चाहिए, चुप हो जा, 1 मिनट कुछ कह रहे हैं वो, इस टाइम तभी सिलेक्शन होता है, जब कोई टीचर नई बात बता रहा है उस समय दोनों हाथ से साइड वाले को चुप कराना पड़ता है खुद को, ये आपको सिलेक्शन तभी ज्यादा होगा जब आप खुद अपने आसपास का एनवायरमेंट साफ रखोगे, वरना आप आपस में बातें कर रहे हो, टीचर नई बात बता के आगे खिसक गया, तो एक बार तो आपका रिवीजन मिस हो गया, और एक बार रिवीजन मिस हो गया आपने ध्यान नहीं दिया तो घर से घर जाके उस टॉपिक को उस वर्ड को याद ही नहीं आएगा आपको, 2 मिस हो गए, और फिर कभी नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो भी याद नहीं आएगा, 3 मिस हो गए, फिर वो क्वेश्चन कभी याद नहीं होगा। पहली बार अगर इसने सुना उसका रिवीजन होगा, जिसने पहली बार नहीं सुना वो कभी नहीं सुनेगा, और सुनेगा भी तो याद नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं जब टीचर बोल रहा होता है तो सीरियस लेना होता है, आपका ही फायदा है, टीचर तो बोल के चला जाएगा, नुकसान आपका ही होगा फिर। सब सीरियस फाइब्रोइड होता है, इसमें ये लिखा है कि टॉर्जन, टॉर्जन का मतलब क्या होता है? टॉर्जन का मीनिंग क्या होता है? ट्विस्ट। टॉर्जन का मीनिंग क्या होता है? ट्विस्ट। तो कौन सा फाइब्रोइड होता है जिसमें ज्यादा ट्विस्टिंग के चांसेस रहता है? सब सीरियस। सब सीरियस का भी एक टाइप है, उसको बोलते हैं पेंडिकुलेटेड सब सीरियस। अब मैनेजमेंट कर ले, मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल, पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ एंटी एस्ट्रोजन वगैरह कुछ ड्रग दे दो, मतलब थोड़ा बहुत ड्रग से हो तो ज्यादा कुछ फायदा नहीं करता, ड्रग्स दे दो, ड्रग से कुछ होता है, जैसे किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग हो रही है तो क्या देते हैं अपन लोग? ब्लीडिंग कम करो भाई, क्या हो सकता है ये? सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, बुट्रोपाथ इंजेक्शन सुना होगा, ट्राइनेक्समिक एसिड इंजेक्शन सुना होगा, सुना है? एक और कौन सा? और इटामसाइलेट ब्लीडिंग रोकने का आता है, मतलब
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो, ये थोड़ा ब्लीडिंग रोक देगा। और हार्मोनल किसी हार्मोन की वजह से तो क्या प्रोजेस्टेरॉन, डेनेजोल, जीएनआरएच, लेट्राजोल, जो अगर जीएनआरएच कम है तो जीएनआरएच दे दो, ज्यादा है तो उसको जीएनआरएच का एंटागोनिस्ट दे दो अकॉर्डिंग टू हार्मोनल स्टडी। ऐसा नहीं है कि जीएनआरएच ही देना है, जीएनआरएच एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं। ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। कौन? हाँ, क्या? वो अभी आएगा ना, सर्जरी पढ़ाऊंगा तब आएगा ना। ये मेडिकल मैनेजमेंट है ना, सर्जिकल मैनेजमेंट आएगा यहाँ तभी बताऊंगा ना, सर्जरी में आएगा ना वो तो। आप बहुत डांटते हो सर, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं बेवकूफ, यहाँ ऑनलाइन वाले भी यही कह रहे हैं। तो डांटो नहीं तो क्या, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, चतुर्भुज के वो खिलाऊं गुलाब जामुन, रसगुल्ले, गुलाब जामुन? बेवकूफ, शर्म नहीं आ रही, आप डांटते बहुत हो तो मैं क्या करूं? मेरे मेरे से डांट की दिक्कत है तो क्लास मत लो, बस सबसे अच्छा इलाज है, मत लो क्लास। बिना डांटे तो मैं रह ही नहीं सकता, तुम कितनी चोटी जोर लगा लो। ए समोसा चुप हो जा, समोसा इतने टाइम में तो भूल जाता कोई भी। ये कोई समोसा, ये हो गया, ये लिख लिया। नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट, हिस्टेक्टोमी या मायोमेक्टोमी। और ट्यूमर बड़ा है तो उसको पीस में काट काट के निकालना, उसको बोलते हैं मॉर्सिलेशंस। क्या बोलते हैं? हाँ, ये तो आपने ऑन्कोलॉजी में कहीं सुना होगा, मॉर्सिलेशंस। ये हो गया आपका फाइब्रोइड्स पूरा। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस। हिस्टेक्टोमी तो वापस नहीं बताना ना क्या होता है हिस्टेक्टोमी, यूट्रस को निकालना, सब टोटल, टोटल पेन, एक्सटेंडेड, रेडिकल, पता है सब। डन। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस। पहले नंबर 1 पे वापस या एक ही लिख लो आप, एंडोमेट्रियोसिस, वापस वो बाद में लिखेंगे एडिनोमायोसिस। एंडोमेट्रियोसिस लिखो ओनली। एंडोमेट्रियोसिस की डेफिनेशन लिखो फिर, क्या था एंडोमेट्रियोसिस की डेफिनेशन? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ यूट्रस से बाहर हो जाना, द प्रोलिफरेशन या ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम आउटसाइड द यूटेराइन। तो लिखो ऑक्यूरेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड यूट्रस। ऑक्यूरेंस का मतलब हो रहा है, मतलब प्रोलिफरेशन। फिर क्या लिखोगे? एंडोमेट्रियोसिस मोस्ट कॉमन कहां पर? ओवेरी। ओवेरी ऑप्शन में नहीं हो तो कहां पर? पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस किसको बोलते हैं? कोल्ड सैक को, मतलब यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर। तो सेकंड नंबर कौन है? पाउच ऑफ डगलस में हो जाता है। फिर भी कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन याद रखना कि अम्ल से नीचे नीचे ही होता है ज्यादातर, एंडोमेट्रियोसिस पर नहीं जाता, पेरिटोनियम के लोअर पार्ट तक ही रहता है, थोरैक्स कैविटी की तरफ नहीं जाता। ठीक है, और आपको पता है एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या है? तो वापस सोचो एक बार, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ ज्यादा हो रही है आउटसाइड यूट्रस, इसका मतलब एंडोमेट्रियम की ग्रोथ किसकी वजह से होती है? एस्ट्रोजन की वजह से। तो इसका मतलब एंडोमेट्रियोसिस में कौन से हार्मोन की वजह से ग्रोथ हो रही? तो लिखा हुआ है एस्ट्रोजन ज्यादा रहता है, इंक्रीज चांस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। जितना एस्ट्रोजन ज्यादा है उतना एंडोमेट्रियोसिस का चांस। बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई, कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है समझ में आ गई, मोस्ट कॉमन साइट समझ में आ गई। मोस्ट कॉमन ओवरी ऑप्शन में नहीं हो तो कोल्ड सैक हो सकता है। कौन सा सैक हो सकता है? ये तो ठीक हो गया, ये भी याद होगा। फिर ओके, लिखना फास्ट है ना प्लीज, मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं यार गायनिक में, सीधी बात। गायनिक पूरी होने के बाद अपन जो भी स्टार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीएचएन। क्या पढ़ेंगे? सीएचएन पढ़ेंगे अपन 25 तारीख से। 10 जनवरी को आपका डायरेक्टर सर का बर्थडे पता है? 26 जनवरी को। हाँ, दो बड़े लोगों का बर्थडे भाई है। हाँ बिल्कुल, पार्टी ले सकते हो आप, बोल सकते हो ना। याद रखना कहीं तो पापा पागल ना बना दे, दोनों एक ही ना देते क्या, दोनों मिला के क्या लो, मैं दोनों की पार्टी एक साथ लेकिन अलग अलग, ध्यान रखना प्लीज। हाँ वो सुन रहे होंगे तो बोल गुस्सा हो रहे होंगे, बट ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं कि समोसा और एक गुलाब जामुन ये लो, एक प्लेट में दोनों का हो गया बर्थडे, ऐसा नहीं बोल देना सर, नहीं। आप तो बड़ी पार्टी करो सर, आप तो बड़े लोगों को बहुत है, भंडारा करो। हाँ, जो भी मतलब जैसे भी कुछ भी करो सर, हम इतने में नहीं, हम ही है ना समोसा, ये काजू कतली, ये इसमें नहीं मानने वाले, सीधी बात बोल देना। हाँ वैसे नहीं, हमें चाहिए प्रॉपर लंच है। साल में एक दो बार मानते हैं सर, एक बार आपका बर्थडे आता है सर, एक लंच दे दो, एक डिनर दे दो, क्या फर्क पड़ जाएगा सर? सर आप तो नर्सिंग के ब्रांड हो सर।
सर आपके बिना सर क्या कोचिंग क्या सिलेक्शन, मतलब ऐसे यूं जो रियलिटी है वो बता के लपेट लेना है, छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ रहूंगा, मतलब जितना किसी हालत में क्लास आए लग जाना, नो समोसा, नो कचौरी, नो काजू कतली, नो चतुर्भुज, ओनली डिनर, ओनली लंच, एक से डिनर मांगना और एक से lunch। और अदर देन क्या, आप कैसे इंसान हो, मैं छोटा पर्सन, और मेरे बर्थडे वाले दिन आप कोई क्लास में नहीं आओगे, कोई नहीं आएगा, मेरा बर्थडे मैंने ऐसी तारीख को सेट कर रखा है, कोई आता ही नहीं है, तो पिछले 2 साल मतलब नहीं आएगा कोई नहीं, क्योंकि हमें छुट्टी रखते हैं कोचिंग की। अरे भाई हमने हमारा सेटिंग हाई फाई है, मैं घर पे नहीं मिलूंगा, हमारा बर्थडे ऐसी तारीख को सेट कर रखा है, उस दिन किसी को बर्थडे मनाने की पड़ी नहीं होती, उस दिन दे रहा होता है पेपर, वो भी नॉन मीन्स का, तो इसलिए किसी का पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ, इसलिए उस समय किसी को याद नहीं आता, आप तो बस ध्यान रखो दोनों का किसी हालत में। हाँ, ब्रेकफास्ट रमेश सर से ले लेना, तो रमेश सर दे देंगे ब्रेकफास्ट। हाँ आशीष सर का भी कुछ कुछ होने वाला है तो मतलब वो भी कुछ कुछ मतलब हैप्पी ऐसे, मतलब कल स्टेटस देखा था, हाँ सर क्या है, अच्छा तुमने रीजनिंग में पढ़ लिया क्या, हाँ फिर तो ठीक है, जो भी है झिंगा झिंगी जो भी आप, आई डोंट नो, मैं पार्टी बन जाएगी उनकी भी, तो पार्टी उधर, वो बर्थडे धुआं धुआं है इस बार तो, स्टार्टिंग 2025। ऐसा बोलते हैं कि फाइब्रोइड्स नली पेरिस में ओबेज में ज्यादा रिस्क रहता है, सॉरी एंडोमेट्रियोसिस पढ़ रहे हैं, इसलिए बातें मत करवाया करो, एंडोमेट्रिस एंडोमेट्रियोसिस की मोस्ट कॉमन एज क्या सुनना प्लीज, कितने साल, 30 से, कौन से हार्मोन की वजह से, इसका मतलब एस्ट्रोजन किसमें ज्यादा होता है, एक था एडिनोमायोसिस, ये होता है 40 से 45 साल में, इसमें एस्ट्रोजन का लेना देना नहीं है, ये होता है मल्टीपेरस में ज्यादा, किसमें, अरे किसमें, मल्टीपेरस, इसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं, एक आता है इनफर्टिलिटी, एक आता है डिसमेनोरिया, अरे हाँ वही डिस्पायरियोनिया, और एक आता है डिसमेनोरिया, शायद सही बोला था, 3 क्लासिकल साइन होते हैं किसके, एंडोमेट्रियोसिस के, इसको क्लासिकल ट्रायड बोलते हैं, इसके अंदर मेन साइन है वो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग ज्यादा होती है, एडिनोमायोसिस में मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग ज्यादा होती है, इसमें ये सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, इसमें एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, इसमें नहीं होता है, ये 30 से 35 साल में होता है, ये 40 से 45 ईयर में होता है, ये नली पेरस में ज्यादा होता है, ये मल्टी पेरस में ज्यादा होता है, इसमें एंडोमेट्रियम के टिश्यू आउटसाइड यूट्रस चले गए, इसमें एंडोमेट्रियम के टिश्यू जस्ट मायोमेट्रियम में चले गए, किसमें चले गए, समझ आया, तो अब लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, ओबेज फीमेल, नली पेरस में चांसेस ज्यादा है, 30 से 35 साल में होता है, मेल सेक्स डिस्मेनोरिया, अदर कंप्लेंट के अंदर डिस्पायरियोनिया, इनफर्टिलिटी, ऐसे लिख सकते हो, ट्रायड, ट्रायड में तीनों नाम लिख सकते हो वैसे, एक ये लिख दो, एक ये लिख दो, एक ये लिख दो, 3 साइन सिम्टम है, ट्रायड पूछा हुआ है, एंडोमेट्रियोसिस का क्लासिकल ट्रायड कौन कौन से होता है, 3 मेन फीचर पूछ रहे हो, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, इसलिए मैंने एक में एक मेन कहा, फिर 2 अदर करें, तो मेन फीचर्स तो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, और 2 है डिस्पायरियोनिया और इनफर्टिलिटी, सही है, 10 जनवरी, फिर आगे 26 जनवरी, 22 जनवरी को स्कूल का फाउंडेशन डे है, जेएनसी ब्राइट फ्यूचर स्कूल गांव में ना, तो वो पार्टी, और 3, और फिर आज से कब तारीख थोड़ी पता, मैं कब देंगे पता नहीं है? लो इनको पता है, लो मेरे बेटे क्या जितने नॉर्थ स्टेट मेंस का पेपर बताया ना, मेंस का पेपर नॉर्थ स्टेट का, पिछली बार भी उसी तारीख, एक दिन बाद में था, उस दिन छुट्टी रहती है, तुम आओगे नहीं, पढ़ने में लगे होंगे किसी, उसमें सबको यही चाहिए क्वेश्चन कौन सा आएगा, बर्थडे जाए भाड़ में, हाँ मेरे बर्थडे का टेंशन छोड़ो तुम, कोई लोड नहीं लेना, इसलिए मैं पहले इसलिए बताया तुम हिप्नोटाइज ना हो जाओ एक समोसा में। कल पार्टी है, किसका है, अच्छा सीएस साहब कहाँ है पार्टी, जगह बता दो यार, ये बालाजी हॉस्टल कहाँ है, ये बालाजी हॉस्टल कहाँ है भाई, तो मनाओ मनाओ बर्थडे मनाओ, मस्त कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जिस दिन जिसका बर्थडे होता है उसको स्पेशल फील करवाना चाहिए, अच्छी बात है, ये तो कोई गलत नहीं है, हो गया, लिख लिया, दुनिया के मैक्सिमम लोगों का बर्थडे है ना, 70% लोगों का बर्थडे जनवरी में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में, ऐसे क्यों, या तो जनवरी में या जुलाई के फर्स्ट वीक में, ऐसे क्यों, बेवकूफों, इसका रिलेशन इसलिए है कि किसी को बर्थडे याद नहीं होता तो वो 1 जनवरी लिख देते हैं, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सारा जिसका 1 जनवरी होता है वो झूठा होता है ऑलमोस्ट, और जिसका जुलाई के फर्स्ट वीक होता है वो भी क्या होता है, क्योंकि आज से 5-10 साल पहले स्कूल बोलती थी जुलाई में, दादाजी भर्ती करवाने जाते थे बच्चे को, और बोलते थे जन्म तारीख क्या है, क्या लिख दो आप, कौन सी लिखो, आज क्या है वही लिख दो, तो ऐसे होता है, साइन सिम्टम बताए, और बताया क्या साइन सिम्टम, ठीक,
और देखो सुनो, और एक है ओवरी के अंदर कैसी सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, ऐसे ही। वाह, चॉकलेट। पेरिटोनियम में स्पेशल टाइप का अपीयरेंस आ जाता है, पाउडर बर्न बोलते हैं या उसको गन शॉट। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट उतना ही लिखा है। अब मैंने इतने सारे को इतना लिखवाया तो उनमें से इतना याद किया, एग्जाम में इतना सा याद रहा, फिर लिखते टाइम इतना सा बहुत भूल गए, पीछे बचा इतना। इसलिए प्लीज याद रखना है, जितना ये कितना लिखा है, गन शॉट या पाउडर बर्न पेरिटोनियम में, ओवरी में चॉकलेट सिस्ट कैसे कलर की, ब्राउन कलर की, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस लेप्रोस्कोपी से पता चलता है, यूटेरस सेगमेंट लिगामेंट के अंदर कोबलस्टोन अपीयरेंस, मैनेजमेंट में क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रोजन को कम करना पड़ता है, जो कि इस वजह से हो रहा है, एस्ट्रोजन को कम करना पड़ता है, इसका मतलब ऐसी ड्रग देंगे जो एस्ट्रोजन को कम करे, और उसके बाद भी नहीं हो तो सर्जरी, सर्जरी में जो ट्यूमर है वहां से निकाल लेंगे। कंजर्वेटिव का मतलब है खाली ट्यूमर को निकालना, डेफिनेटिव का मतलब है पूरी की पूरी क्या करेंगे, क्या करेंगे, साल पिंजो ऑफ्रो हिस्टेक्टोमी। भाई कहां कहां हो सकता है, जहां जहां वो सब लेके डेफिनेटिव, तो साल पिंजो ऑफ्रो हिस्टेक्टोमी, ये हो गया आपका डेफिनेटिव। उसके बाद होगा एंडोमेट्रियोसिस होगा। अब अरे एंडो अब कैसे होगा, डेफिनेटिव सर्जरी के बाद में कैसे होगा, जब यूट्रस ही नहीं होगा, नहीं फैलोपियन ट्यूब ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो कंजर्वेटिव का मतलब जो है उसी को निकालना। आपने हॉस्पिस केयर नाम सुना होगा, हॉस्पिस केयर क्या होता है, है है हॉस्पिस केयर क्या होता है मैम आप, हाँ हाँ, नहीं पता, कैसे नहीं पता, खड़े जाओ, कैसे नहीं पता हॉस्पिस केयर, कैसे नहीं पता, ये कैसे हो सकता है हॉस्पिस केयर नहीं पता, ये तो 10वीं क्लास वाले को पता है, आइडिया लगाओ, ए चुप रहो, नहीं पता सच में, ऐसे तो नहीं हो मैम, आप बताना, आप हाँ हॉस्पिस केयर, कॉम्प्रिहेंसिव केयर, थोड़ा और ऐड करो उसमें कुछ, अल्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिव या सेमी कॉम्प्रिहेंसिव या कॉम्प्रिहेंसिव में से कोई बोलेगा नहीं, याद आ गया, रुको, याद नहीं आया, तुम्हारा पड़ोसी जिंदा रह गया, हाँ, याद आ गया, मैं क्या पढ़ा नहीं हो गया, मेरे को भी नर्सिंग का एन तो आता है, आप बोलना नहीं है, हाँ याद आ गया, चलो अभी मैं आ रहा हूँ आप तक, हाँ मैम, हेलो, हॉस्पिस केयर, नहीं पता बैठ जाओ, कैसे कैसे चलेगा, तुम लोग हॉस्पिटल तो कोई बोलेगा नहीं, नहीं नहीं कैसे पता, क्या पता है, मतलब उसमें क्या करते हैं मतलब, सही बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, और सुनेंगे कि सर आप खड़े हो जाते, सर आपका नाम क्या, हाँ बीके जी प्लीज स्टैंड अप, व्हाट इज हॉस्पिस केयर, ऐसे तो नहीं, कहाँ से हो आप, यूपी, प्रॉपर यूपी, तो फिर बताओ, ऐसे नहीं, यूपी में कहाँ से, इटावा, यूपी यूएमएस की फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में कैसे आती है ना यूपी यूएमएस, आती है ना, अभी आई भी थी 500 पोस्ट, अभी और आने वाली है, क्या फुल फॉर्म बता दो यूपी यूएमएस, नहीं पता, चलो आप बताओ देखिए, हॉस्पिस केयर का मीनिंग क्या है, सच में मेरे को तो आज हॉस उठ गया मेरे, मैं सोच रहा था हर एक पर्सन को हॉस्पिस केयर का मीनिंग पता है, कैसे पूछो, हाँ मैम आप बताओ, हॉस्पिस केयर, उसका दूसरा नाम पहले भी तो उन्होंने बता दिया, क्या, हाँ हाँ कुछ कुछ ठीक बोल रहे हैं, सपोर्टिंग केयर ये भी ठीक है, और कुछ स्पेशल नाम जैसे एग्जाम में कुछ पहुंचे, कौन से पेशेंट को दी जाती है, आपने बता दिया ऐसा जिसमें परमानेंट केयर नहीं कर सकते, उन्होंने वैसे बताया, जैसे पेशेंट को सिम्टम्स रिलीव करना वो पेलिएटिव है, और क्या बोलते हैं इसको, क्या, हाँ कैंसर वाले को मान लिया है, नहीं है, मैं जो वर्ड सुनना चाह रहा हूँ वो कोई बोल नहीं रहा, रिहेबिलिटेटिव केयर, रिहेबिलिटेटिव तो होती नहीं है, रिहेबिलिटेटिव का मतलब तो ये होता है कि मरीज को वापस बीमारी की पुरानी कंडीशन में लाना, बिना बीमारी तक क्या गलत है, क्यूरेटिव तो होता ही नहीं है, क्यूरेटिव का मतलब है खत्म करना डिजीज, बैठो देख सब बैठ जाओ भाई, पैलिएटिव केयर सही आंसर है मान लिया, सपोर्टिंग केयर सही आंसर है मान लिया, बट हॉस्पिस केयर का मीनिंग ये भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में एक वर्ड आएगा ना, वो टर्मिनली इल पेशेंट को जो केयर दी जाती है, किसको, टर्मिनली इल पेशेंट को पेलिएटिव केयर प्रोवाइड करना हॉस्पिस केयर कहलाता है, ऐसे बोलना है, किसको, टर्मिनली इल पेशेंट को पेलिएटिव केयर प्रोवाइड करना, किसको, टर्मिनली इल पेशेंट को पेलिएटिव केयर प्रोवाइड करना हॉस्पिस केयर कहलाता है, टर्मिनली इल का मतलब, अभी एक विवेक नाम सुना, विवेक, उसको स्टेज 4 कैंसर था, तो उसका क्रेनियोटोमी करके ट्यूमर हटाया था, मतलब ट्यूमर इसलिए हटाया कि जब तक वो जिएगा थोड़ी जिंदगी आराम से निकलेगी, क्या बीमारी खत्म होगी, जब किसी पर्सन को बीमारी खत्म करना पर्पज नहीं है, सिर्फ उसकी बची हुई लाइफ में से आराम प्रोवाइड करना, अगर यहाँ पे है कोई ट्यूमर तो निकाल दो ताकि एयर में पेटेंट रहे, बोन का कैंसर है तो राउंड द क्लॉक एनाल्जेसिक प्रोवाइड करना, वो भी कौन सा, मॉर्फिन, इससे क्या होगा, दर्द कम होगा, मरीज को जब तक है तब तक आराम प्रोवाइड करना, पीसफुल डेथ हो, आराम से सांस ले, क्वालिटी इंप्रूव करे, पेलिएटिव केयर टू द टर्मिनली इल पेशेंट इज कॉल्ड हॉस्पिस केयर, रेस्पाइट केयर क्या होता है,
रेस्पाइट केयर क्या होता है? रेस्पाइट, रेस्पाइट पैलिएटिव का भी टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म केयर, लॉन्ग टर्म केयर। कोई बताओ देखे, बोलो। बेवकूफो, रेस्पाइट केयर का मतलब है केयर टेकर का आपस में एक्सचेंज होना। रेस्पाइट केयर का मतलब क्या होता है? केयर टेकर, जैसे एग्जांपल के लिए एक पेशेंट भर्ती है हॉस्पिटल में, 24 आवर के लिए एक अटेंडेंट तो सफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 2 अटेंडेंट रहते हैं, 12 घंटे एक जना केयर करता है, 12 घंटा दूसरा केयर, जिस समय वो केयर करता है उससे सो रहा होता है, बाहर रेस्ट कर रहा होता है। रेस्पाइट का मतलब होता है इंटरमीडिएटली रेस्ट प्रोवाइड करना केयर टेकर को, जिससे कि वो जिस समय केयर करे अपना ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा पोटेंशियल के साथ में केयर कर पाए, उसको बोलते हैं रेस्पाइट केयर। अल्टरनेटिव रेस्ट ऑफ द अटेंडेंट इज कॉल्ड रेस्पाइट केयर। तो ये आपका एंडोमेट्रियोसिस खत्म हो गया। हो गया क्या? अब नेक्स्ट देखो एडिनोमायोसिस। नहीं, उससे पहले एक बात और, स्मोकिंग वाली बात लिखी थी ना, मैंने क्या लिखी थी? ये जो होता है एंडोमेट्रियोसिस एस्ट्रोजन के ज्यादा होने की वजह से होता है, आया ना, बोला था ना। और स्मोकिंग एस्ट्रोजन के लेवल को क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? तो हमें क्या चाहिए एस्ट्रोजन को? तो एंडोमेट्रियोसिस में स्मोकिंग करो, नहीं मतलब करो मत, पर जो फीमेल स्मोकिंग करती है उसमें एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस कम होते, क्योंकि वो एस्ट्रोजन का लेवल इतना नहीं बढ़ता, तो रिस्क भी है। मेनोपॉज में स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए फिर, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मेनोपॉज में एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, और मेनोपॉज में फीमेल स्मोकिंग करेगी तो एस्ट्रोजन का लेवल और क्या हो जाएगा। तो मेनोपॉज में तो स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, और एंडोमेट्रियोसिस में स्मोकिंग प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। पहली बार क्या क्या बोल रहे हैं? पहली बार सुना क्या कह रहे हो? हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, फायदा तो क्या है, ये है ही ऐसा, स्मोकिंग डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन देयरफॉर प्रोटेक्ट फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस। मैं क्या लिखा हुआ बुक में, क्लियर लिखा हुआ है। इसका मतलब स्मोकिंग एंडोमेट्रियल कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। वाह वाह वाह, क्या बात बोली, आज तो धुआं धुआं है, एंडोमेट्रियल कैंसर से प्रिवेंट करता। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एडिनो मायोसिस। अरे जल्दी लिखो बेवकूफो, हो गया। एंडोमेट्रियम से एडिनोमायोसिस की डेफिनेशन क्या थी? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ मायोमेट्रियम तक, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ मायोमेट्रियम तक ना, तो फिर कौन लिखेगा? मैं ही लिखूंगा ना, ठीक है भाई, मैं ही लिखूंगा। आगे बढ़ो, हाँ या ना? अरे लिख लिया डेफिनेशन। क्या इसका लेवल हाइपर एस्ट्रोजन से है? नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोजन। मोस्ट कॉमन एज क्या बताई थी? मोर देन 40। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या बताया था? मेंस्ट्रुएशन ब्लीड ज्यादा होना। दूसरे नंबर सेकेंडरी अमेनोरिया, पहला वो एक ही मेन साइन। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉल्ड मिनोरेजिया। बस ये हो गया आपका एडिनोमायोसिस। ऑनलाइन वाले भी बेचारे जवाब दे देते, एंड स्टेज केयर, लास्ट स्टेज केयर, टर्मिनल इल पेशेंट। वाह, इनको पता तो है ऑनलाइन वाले को, मैं सोचा ऑनलाइन वाले पढ़ते नहीं है, ऑनलाइन वाले पढ़ते हैं, पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा। गुड। ओके। हम्म, क्या? कोई कॉज नहीं, हो जाता है एंडोमेट्रियम की ग्रोथ मायोमेट्रियम तक हो जाती है, एस्ट्रोजन इसका रेस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है। आगे बढ़े। फीमेल मतलब लाइफ अपने आप में इसके लिए लाइफ है, वैसे भी कॉज बहुत कुछ नहीं है। मेल को जुकाम भी हो जाए ना, वो 17 इन्वेस्टिगेशन सोचता है, कैसे हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, ऐसे। मैं ऐसे कुछ कितने लोगों को जानता हूँ, जो जैसे कि एग्जांपल के लिए किसी की जो वाइफ है वो सिर्फ हाउस वाइफ है, और हस्बैंड 8-9 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तो कोई भी पर्सन इस दुनिया में वो एस मेल पर्सन की ऐसा माहौल बना के रखता है कि हम 8 घंटे काम करते हैं, 9 घंटे, तुम क्या जानो कितना स्ट्रगलिंग है क्या है, जबकि हाउस वाइफ 14 घंटा काम करती है, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, सेम काम करना। तुम लोग हजार लोगों से बाहर मिलते हो, कभी इस बोर हो गए काम से बाहर चाय पीने चले गए ड्यूटी पे, कभी तुम लोग आज ये चाय वाला अच्छी नहीं है कहीं और बैठ गए, कभी किसी के साथ ड्यूटी है, कभी कहाँ ड्यूटी है, कभी कहीं कुछ भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, 8-9 घंटे, और वो सेम काम करती है, फिक्स है, इतने बज के इतने मिनट पे उठना है, मुझे ये काम करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर टिल द लाइफ। और वो 6 घंटे ज्यादा करती है, और माहौल क्या बनाया हुआ है,
हम 8-9 घंटे काम करते हैं दिन भर, बाहर कितना लोगों से टेंशन सुनना पड़ता है, तुम्हें क्या मतलब, तुम क्या जानो दर्द स्कीम दिक्कत क्या होती है। वो कहती है हाँ बात तो सही है। सही नहीं है बेवकूफ, तू 14 घंटे काम करती है, बोलना नहीं आता, बोलना आता होता तो मुंह बंद हो जाता उनका। होता है कि नहीं होता? कोई घर नहीं टूटता, ये कहाँ लिखा हुआ घर टूट जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता, कोई घर नहीं टूटता, ऐसे सब कहने की बात है। ऐसे घर प्लास्टिक का और टूट क्या बोलते हैं भाई, ऐसे आपस में लड़ाई से बहस से घर टूट सकता है किसी का? पैसे कैसे घर है कि घर टूट गया? घर नहीं टूटता, अपनी बात रखना पड़ता है। मेल इज मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन, वो अपनी बात रख देता, मौका आते छूटता नहीं। आप देखना मेल को जब भी मौका मिला वो छूटता तुरंत बताता है मैं क्या करता हूँ। उसमें आपका काम क्या है? खाना तो बनाना है, कपड़े तो धोना है, बस एक दिन तू कर ले। हाँ, फिर वो क्या बोलेगा पता है स्टेटमेंट, एक दिन ड्यूटी जाके तो दिखा। अरे बेवकूफ, तो तू एक दिन रोटी बना दे गोल गोल बिना रोटी जलाए, जलनी भी नहीं चाहिए और साइड से मतलब वो क्या बोलते बिना कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए और जलनी भी नहीं चाहिए और नरम भी रहनी चाहिए और फूलनी भी चाहिए और बनते घी लग के रसाई कवर भी कर देनी चाहिए। एक बार बना के बता दे, नहीं बनेगी जिंदगी में। तो मेरी छोटी जोर लगा तो रोटी बनाओ उधर जल जाएगा कभी नहीं होगा, नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर भी नहीं मान रहे, मेल नहीं मानते भाई। उनको लगता है हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। ये एक पैट्रियार्कल समाज बनाया हुआ है। पैट्रियार्कल का मतलब क्या होता है? पैट्रियार्कल का देखो, पैट्री लोकल तो आई फिलहाल। पैट्री लोकल का मतलब होता है शादी करने के बाद कपल का हस्बैंड के घर रहना, मतलब दोनों कपल का हस्बैंड के घर रहना, पैट्री लोकल। अगर शादी करने के बाद कपल का उसका जो घर था पैतृक किसका, वाइफ का, उसके घर रहते उसको बोलते मैट्री लोकल। मैट्री लोकल, लोकल का मतलब रेजिडेंस। ये क्वेश्चन आता है नॉर्थ साइड में। मैट्री लोकल का मतलब होता है वाइफ का अपने पीयर में रहना, शादी करने विद हस्बैंड, मैट्री लोकल। और मोस्टली फैमिली होती है वो पैट्री लोकल होती है, ये तो है पहले से। और पैट्री आर्की का मतलब होता है, आर्की का मतलब होता है स्वामित्व, स्वामी, राजा। वो कहता है मैं हूं सबको। पैट्री आर्कल का मतलब होता है पुरुष प्रधान, राज किसका चलना। ओ, और मैट्री आर्की का मतलब महिला प्रधान होता है ना। एंडोगेमी का मतलब सेम कल्चर में शादी करना, ऐसे बोलते हैं। एक्सोगेमी का मतलब अदर किसी कास्ट में एक्सोगेमी। पॉलीगेमी का मतलब, पॉलीगेमी का मतलब एक हस्बैंड के ज्यादा वाइफ होना, पॉलीगेमी। पॉली, पॉली एंडो मतलब वाइफ के हस्बैंड ज्यादा होना। ऐसा होता है ना, क्वेश्चन इनमें से एक आता है इस सोसाइटी में से, एक क्वेश्चन आता है पेपर में हर बार, ये डेफिनेशन में से। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे, सच में मेल अलग ही माहौल बना के रखता है भाई, उसको लगता है ऐसे, सच में हर कहीं पर भी देख लो आप। हाँ ये, और ये सिचुएशन कहाँ पाई जाती है? जहाँ स्पेशली राजस्थान, उन्होंने जैसे बोला, राजस्थान भी जरूरी नहीं है, राजस्थान भी जरूरी है, बट मोस्टली राजस्थान में ऐसा ज्यादा है, ऐसा जहाँ पर वुमेन कम पढ़ी लिखी होती है और वहां पर ये ज्यादा होता है। उनको ये बताया जाता है तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं पता कैसे? तुम्हें कुछ नहीं पता, हम काम करते हैं, ड्यूटी, फिर सामान लाना, फिर पैसे कमाना, फिर खर्च करना, फिर और पैसे का पूछ नहीं सकते हो कभी इतने पैसे का तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें कमाना पड़ता है। अरे भगवान, ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, एमआरआई, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, एमआरआई, फर्स्ट डायग्नोसिस, ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी, टीवीएस, मैनेजमेंट, यूट्रस निकाल दो बस। और अगर अब जो यूट्रस निकाल दो, ठीक है निकाल दिया, 45 से कम है तो ओवरी मत निकालो, ताकि ओवरी से एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से नहीं हो रहा ना। और अगर 45 से ज्यादा है तो ओवरी भी निकाल दो साथ में, लो भाई। ऐसा समाज है भाई, सोसाइटी के यही स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बना रखा है लोगों ने सब माहौल। हाँ हम है सब ज्ञानी, बाकी वाले तो ज्ञानी है ही नहीं। जैसे जल्दी करो, ऑनलाइन वाले अलग ही चीज है। ऐसा कुछ नहीं होता सर, मेरे सीनियर है दोनों, वो ड्यूटी करती है और उसके हस्बैंड सब कुछ केयर करते हैं, पूरा घर का काम करते हैं। इसका मतलब वो बेरोजगार है सीधी बात यह है, वो हाउस हस्बैंड है। हाँ, पॉकेट मनी पे राज चलता है। उसको महीने के 12,000 रुपए काउंट करके दे दिए कि आपको काम है मेरे को ड्यूटी छोड़ना और वापस लाना, मोबाइल रिचार्ज करना और चुपचाप फोन मिस कॉल करे तो आ जाना गेट पे और वापस छोड़ के जाना बस। और घर में मैं वापस आया तब तक काम एकदम सेटल करके रखना सही से। हाँ, बच्चों को सही से खिलाना, बच्चों को रुलाना मत। यू आर नॉट बाई बट लाइक ए बाई जी। ऐसा भी होता है भाई, नहीं होता? और ये भी है, देखो दोनों साइड से है। मेल ज्यादा डोमिनेंट है तो वुमेन के ऊपर वो मतलब एक परेशानी करता है, और अगर बाई चांस वुमेन ज्यादा वर्किंग है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, और हस्बैंड बाई चांस, ऐसा होता नहीं है कभी, मेल का एक सेक्रीफाइस दुनिया नहीं जानती। वो सेक्रीफाइस ये है, क्या क्या, ये तुम सुनोगे तुम्हारे कानों के कीड़े झड़ जाएंगे। 90%, 90 नहीं, 95% फीमेल बिना जॉब वाले लड़के से शादी नहीं कर सकती। यस और नो? नहीं कर सकती। खुद अपने आप को साबित कर दिया कि नहीं हमें तो जॉब वाला ही चाहिए। अरे बेवकूफ, बिना जॉब से शादी करने में मानता चाहिए, ग्रेटनेस चाहिए कि हमें ना, क्यों लोड ले रहे हो, सैलरी इतनी आपकी उतनी मेरी, मत कमाओ कोई ना, फिर अपने आप को खाना बनेगा। लेकिन तुम खुद ये उनको बोलते हो कि तुम जॉब वाला ही चाहिए हमें। और लड़का, लड़के को सिर्फ लड़की से शादी करनी है, तो उसको जॉब से कोई लेना देना, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक।
ऐसे ऐसा है। ए चुप रहो, चुप रहो, ज्यादा अकड़ना नहीं है। ऐसा आपकी नजर में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिसकी शादी, जिसमें हस्बैंड बिल्कुल बेरोजगार है, पढ़ा लिखा नहीं है, और कभी 8वीं 10वीं पास है और वो जॉब कर रही है, 1 लाख रुपए की, जिससे शादी करेगी? बता दो। 1 2 3 4 आपकी पूरी लाइफ में बता सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और लड़के, लड़के आपको हजारों की संख्या में मिल जाएंगे जिसने बिना जॉब वाली लड़की से शादी कर रखी है। तो ये डेडिकेशन कब लाओगे तुम? ये डेडिकेशन आएगा ना, तब तुम्हें घर का काम नहीं करना है। तुम ये ला नहीं सकते, तुम्हें नहीं, हमें तो जॉब वाली लड़का चाहिए, हमारे पैसे पूरे सेविंग, उसके पैसे भी हमारे पास सेविंग, बस। मेरे पैसे मेरे, उनके पैसे भी मेरे, सारे पैसे मेरे। अब देखो नेक्स्ट, एम नोरिया, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एम ए। ऐसा होता है भाई, इसीलिए होता है। एम नोरिया का मतलब क्या होता है? दो टाइप का होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। एक फिजियोलॉजिकल और एक, फिजियोलॉजिकल भी दो टाइप का, प्राइमरी और फिजियोलॉजिकल भी दो टाइप का, प्राइमरी और, प्राइमरी और। अच्छा, एम नोरिया का मतलब क्या था? मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट, क्या था? मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंस। एक फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? मैम आप बता देंगे? हाँ दो, हाँ हाँ हाँ। प्राइमरी, पहले तो बताओ फिजियोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है? फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ऐसा बोल दो सीधा ही, ऐसा एमनोरिया जो नॉर्मल है, जो फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल कितने टाइप का? तो एक कौन कौन सा? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल का एग्जांपल बताओ। क्या? बिफोर प्यूबर्टी, किसकी एज 10 साल से पहले पहले, 9 साल से पहले पहले किसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहा, नॉर्मल है, और एक बार भी नहीं आया तो प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल का एग्जांपल क्या है? ऐसा कोई भी पर्सन जिसमें एक बार भी नहीं आया लेकिन डिसऑर्डर की वजह से नहीं है, नॉर्मल है, तो हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल, मतलब बिफोर प्यूबर्टी। बैठ जाओ। अब बताओ दूसरा, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एनीमियर। सर आप बताओ, सेकेंडरी ऐसे थोड़ी होगा। है? आप आया नहीं, आइडिया नहीं। हाँ आप बताओ। है? आप बताओ देख। और और नहीं, वो तो पैथोलॉजिकल हो गया। प्रेगनेंसी सही है, लैक्टेशन सही है, और कोई एक और? वो सही हो सकता है बट फिर भी मेनोपॉज। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया? बिफोर प्यूबर्टी। पैथोलॉजी सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी में, फिजियोलॉजिकल में भी। जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा? क्या वो डिसऑर्डर है? तो मैंने इसको सेकेंडरी क्यों बोला, प्राइमरी क्यों नहीं बोला? हाँ, इसको मैंने सेकेंडरी क्यों बोला? देखिए, एमिनोरिया दो टाइप का, एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल भी दो टाइप का, एक प्राइमरी, एक एमिनोरिया। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है नॉर्मल एमिनोरिया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है लेकिन डिसऑर्डर की वजह से नॉर्मल। एमिनोरिया फिजियोलॉजिकल मतलब किसी न किसी डिसऑर्डर की वजह से, डिजीज की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में प्राइमरी नॉर्मल है, एक प्राइमरी का मतलब क्या होता है? एक बार भी जिंदगी में नहीं आया है अभी तक और वो नॉर्मल है, तो बोल देंगे बिफोर प्यूबर्टी। तो इसका एग्जांपल क्या है? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया इसका मतलब है बिफोर प्यूबर्टी। एग्जांपल आ जाए, कल के दिन क्वेश्चन आ जाए कि एग्जांपल दीजिए प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का। किसका? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल का क्या दीजिए एग्जांपल। अब दूसरा, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। सेकेंडरी का मतलब पहले आ रखा है, अब नहीं है लेकिन कोई डिसऑर्डर नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें पहले आया था? अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो क्या वो डिसऑर्डर है? अगर कोई फीमेल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उसकी वजह से नहीं आ रहा, क्या वो डिसऑर्डर है? अगर कोई फीमेल 45 से ऊपर हो गई, 50 से ऊपर हो गई, 55 से ऊपर, उसमें नहीं आ रहा, क्या वो डिसऑर्डर है? तो ये तीनों किसके एग्जांपल है? ये सेकेंडरी और फिजियोलॉजिकल के, नॉर्मल है और सेकेंडरी है, क्योंकि पहले आ रखे थे इनको, अब नहीं है। तो सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब होता है प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेनोपॉज। ये किसका एग्जांपल है? कौन कौन सा? सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। क्या समझ में आया ये बात? क्या ये बात समझ में आई पूरी? एमनोरिया दो टाइप का, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल भी दो टाइप का, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब एक बार भी नहीं आया, बिफोर प्यूबर्टी। सेकेंडरी का मतलब पहले आ रखा है, अब नहीं है लेकिन नॉर्मल है, तो प्रेगनेंसी हो गया, मेनोपॉज हो गया और लैक्टेशन हो गया। क्लियर हो गया क्या? समझ में आ गया? एरो बना लिया? एरो में ज्यादा समझ में आता, लिख लिया आपने कि वो लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये लिखिए ऐसे, मिटा दूं? मिटा दूं क्या? डन। अब आता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में अपन पढ़ेंगे कंसील्ड और रिवील्ड। इधर ध्यान देना, आप पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब क्या होता है? पैथोलॉजिकल एमनोरिया एक होता है कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब क्या हो सकता है? लिखना है ऐसे कैसे ना। एक होता है रियल, रियल एमनोरिया सच में ही नहीं आ रहा। कंसील्ड का मतलब होता है क्या? छुपा हुआ। एब्रोशियो का नहीं पता, कंसील्ड एब्रोशियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूटेराइन ब्लड फ्लो है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, यूटर से ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है लेकिन वजह से एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ। छुपे हुए को मतलब बोल सकते हैं झूठा मेनोरिया, और झूठे को मेडिकल टर्म में क्रिप्टो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टो। तो मैं इसका दूसरा नाम लिख सकता हूँ, क्रिप्टो मेनोरिया।
क्या मैं कंसीड को क्लिप्टोमेनोरिया बोल सकता हूँ क्या? मेंस्ट्रुएशन ब्लड फ्लो का एक्सपेल आउट नहीं होना, मेंस्ट्रुएशन ब्लड फ्लो का एक्सपेल आउट नहीं होना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल है बट ब्लड एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? ब्लीडिंग हो रही है लेकिन रास्ते में कहीं जमा हो गई किसी वजह से कोई दिक्कत है, अब दिक्कत कहाँ हो सकती है? तो दिक्कत हो सकती है या तो यूट्रस की लेयर में ब्लड हो गया, सेट आउट हुआ, यूट्रस की लेयर के पीछे जमा हो गया, तो हम या तो हो सकता है हीमेटोमेट्रा, हीमेटो मतलब ब्लड, मेटा मतलब यूट्रस, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द यूटेराइन लाइन, यूटेराइन लेयर, कुछ भी, या हो सकता है हीमेटोकॉल, क्या हो सकता है? कॉल मतलब वजन, हीमेटो मतलब ब्लड, वजन के अंदर का यूट्रस का जमा हो जाना, मतलब क्या, कोई यूट्रस का कोई एट्रेसिया, वजन का कोई एट्रेसिया हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, कोई ओवरग्रोथ हो गई, कोई स्टेनोसिस हो गया, बाई चांस कोई दिक्कत हो गई, कोई लग गई, कोई इंजरी हो गई, उसकी वजह से बाहर नहीं आ पा रहा, कोई इंजरी हो गई कुछ भी, तो हीमेटोकॉल हो सकता है, हीमेटोमेट्रा, ये दोनों किसके एग्जांपल है? कंसिड के। तो कंसिड का मतलब ये नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है बट बाहर ब्लड नहीं आ पा रहा है। क्या ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? क्रिप्टोमेनोरिया कंसिड का ही दूसरा नाम है। क्रिप्टोमेनोरिया या कंसिड दो टाइप से हो सकता है, कौन कौन से टाइप से? हीमेटोकॉल भी, हीमेटोमेट्रा। रियल का मतलब है मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही नहीं आ रहा है और डिसऑर्डर की वजह से नहीं आ रहा, तो रियल हो गया है? वो मतलब एचपीओ एक्सिस काम ही नहीं कर रहा सही तरीके से, तो आ ही नहीं रहा है, तो वो तो रियल हो गया। क्या हीमेटोकॉल? कलेक्शन ऑफ ब्लड इनसाइड वजाइना, कॉल मतलब वजाइना, हीमेटो मतलब ब्लड, हो गया क्या? आगे बढ़ सकते हैं, बोलो, मिटा दो, मिटा दो, तो ये हो गया आपका पैथोलॉजिकल। आप देखो मैंने क्रिप्टोमेनोरिया के बोला था कि ब्लड बाहर नहीं आ रहा है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई, या तो यूट्रस के जमा हो गया, या वजाइना में कोई स्टेनोसिस हो गया, या कोई एट्रेसिया हो गया, या ऐसा बोलते हैं जो हाइमन होती है वो सही तरीके से ब्रेकडाउन नहीं हुई। हाइमन का मतलब क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है जो वजाइनल कैनाल के चारों तरफ ऐसे होती है, जैसे ये वजाइनल कैनाल है, अब इसमें ये एक लेयर होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? हाइमन बोलते हैं। रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, इससे ये क्या हो जाती है? ब्रेकडाउन हो जाती है। तो कई बार ब्रेकडाउन तो हो गई, एग्जांपल के लिए थोड़ी बहुत 5 ब्रेकडाउन हुई, ऐसे हो गई और वापस बाई चांस ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो उसकी वजह से ये यूट्रस है, इसका ब्लड फ्लो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इम्परफोरेटेड हाइमन भी किसका कॉज हो सकता है? क्रिप्टोमेनोरिया का कॉज, मतलब एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द वजाइना लीड टू क्रिप्टोमेनोरिया, वो एक ही बात है, वो समझने लायक बात है। तो आई इम्परफोरेटेड हाइमन भी कंसीड में, जो आप लिखा था ना हिमेटोकॉल, हिमेटोमेट्रा, तीसरा लिख सकते हो ड्यू टू इम्परफोरेटेड हाइमन, मतलब वो पता चल गया वैसे आपको, बट एक कॉमन सेंस है, और कई बार सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो फिर थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं। ये जो रियल होता है ना मेनोरिया, ये भी दो टाइप का होता है, जो रियल पैथोलॉजिकल, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो एक बार भी नहीं आया, एज क्रॉस हो चुकी है, पहले आया था अब नहीं आ रहा, तो वो सेकेंडरी हो गया, इसमें तो कुछ पढ़ा नहीं है। एज क्रॉस हो चुकी है जितनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की होनी चाहिए, उसके बाद भी नहीं आया एक बार भी, तो रियल पैथोलॉजिकल हो गया। पहले आया था अब नहीं आ रहा है, तो रियल सेकेंडरी पैथोलॉजिकल हो गया। वो तो डेफिनेशन से पता चल रहा है, रियल का मतलब कभी नहीं आया, प्राइमरी का मतलब तो कभी नहीं, और सेकेंडरी का मतलब पहले आया और अब नहीं है। तो रियल कितने टाइप का? दो टाइप का, जो रियल लिखवाया था मैंने, रियल लिखवाया था ना अभी, दो टाइप, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब कभी नहीं, नेवर, सेकेंडरी का मतलब पहले नॉर्मल था अब नहीं आ रहा। लेकिन वो नॉर्मल था, ये अब नॉर्मल है, बस फिजियोलॉजिकल में नॉर्मल था और ये अब नॉर्मल है। हो गया सब? अरे सब हो गया ना। अब नेक्स्ट लिखोगे कॉजेज ऑफ एमनोरिया, क्या लिखोगे? कॉजेज ऑफ एमनोरिया, बस सीधे लिख देना, हार्मोनल इंबैलेंस या ट्यूमर, दो ही कॉज लिखने और कुछ नहीं। पहला हार्मोनल, दूसरा ट्यूमर। भाई हार्मोनल के चेंज की वजह से हो सकता है, या हाइपोथैलेमस में, या पिट्यूटरी में, या ओवरी में। तो हार्मोनल इंबैलेंस, एचपीओ एक्सिस। हार्मोनल इंबैलेंस किसमें? अगर किसी को पीसीओडी है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ज्यादा आता है कम आता है? कम आता है, तो वो भी एक एग्जांपल हो गया हार्मोनल इंबैलेंस एचपीओ एक्सिस में। कोई ट्यूमर हो गया, कोई पीसीओडी हो गया, ये हो गया आपके कॉज। पीसीओएस या पीसीओडी की बात है, ये तो हो गया कॉज। आगे बढ़ेंगे, हो गया खत्म। मैनेजमेंट हार्मोनल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्नॉर्मल होता है, ज्यादा ब्लीडिंग, आपको पता होगा किसी फीमेल में ज्यादा ब्लीडिंग हो तो, कम हो तो, सब में क्या करवाते हैं? हार्मोनल स्टडी करवाते हैं। ज्यादा होता है तो भी हार्मोनल टैबलेट देते हैं, कम होता है तो भी हार्मोनल देते हैं, वो देख के दिया जाता है कि कौन सा हार्मोन कम है। अगर उसमें एस्ट्रोजन कम है तो एस्ट्रोजन की टैबलेट, प्रोजेस्टेरोन कम है तो प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट, एलएच कम है, जीएनआरएच कम है तो जीएनआरएच की टैबलेट, जीएनआरएच ज्यादा है तो जीएनआरएच का एंटागोनिस्ट। तो जो चीज कम है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो गायनेकोलॉजी वाले करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो पीसीओडी वाला बाद में पढ़ लेंगे, अब चलो पहले पीसीओडी, ये बाद में पढ़ेंगे, छोड़ो अभी ये कुछ नया और पढ़ाते हैं, कोई छोटा टॉपिक, डिस्मेनोरिया पढ़ा देते पहले। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ डिस, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ डिस्मेनोरिया, जल्दी करो। डिस्मेनोरिया का मतलब क्या होता है? कौन सा मेंस्ट्रुएशन साइकिल? आप क्या करना है, ऐसे लिखना है टू टाइप, ऐसे लिखना है कितने टाइप, अरे कितने टाइप, एग्जाम में आएगा। आपको क्या करना है? टेबल बनाना है, ये लो टेबल बनाई, टेबल बनाई, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे, यहाँ हो रहा है यहाँ, हाँ तुम जिस दिन, कुछ नहीं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। मैं चाहता हूँ जिंदगी में इतना सुकून हो, मैं यहाँ ऐसे बैठूं, आगे सामने टेबल हो,
बढ़िया कलर की 2-3 कलर की पेन हो और ऐसे बैठ के पढ़ूं और सामने बच्चे बैठे ऐसे और ये वहां दिख रहा हो और मैं जितना डेडिकेशन से पढ़ा रहा हूं उसका 1000 गुना ज्यादा पढ़ूंगा क्योंकि मैं मन पसंद उसमें बना बना के चीजें फ्लो करके अच्छे से ये टाइम आएगा मैं बता रहा हूँ क्योंकि दो दिक्कत है एक तो मैं उसमें मेरे को ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं इंसान बैठा रहता है तो हाइपर एक्टिव कम होता है एक तो नॉर्मली बात करेगा फिर एक कंसंट्रेशन पूरा रहेगा एक ही जगह रहता है ना तो कंसंट्रेशन पूरा रहता है कभी उधर जाओ कभी इधर जाओ उसमें चूक जाता है अब जैसे एग्जांपल के लिए मुझे प्राइमरी डिस्क्रिमिनेंट और सेकेंडरी समझना है तो मैं लैपटॉप पे बढ़िया अच्छे से पढ़ूंगा ये बैठा ये आपको वहां दिख रहा है ऐसे बना रहा हूँ बढ़िया इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा एरो करके एक्स्ट्रा चीजें जो भी बतानी है मैं लिख पाऊंगा यहाँ कभी इधर जाता हूँ फिर इधर होता है फिर वापस इधर आ जाता है ऐसे होता है कि नहीं होता आराम से बैठने से स्टडी का फ्लो बढ़ेगा देखना ये टाइम आएगा अब आएगा कब बट आएगा मेरे को बहुत तकलीफ हुई कभी कभी ऐसा मन करता है क्या ये जिंदगी में कुछ नहीं है ये पढ़ना सब छोड़ो और ये आएगा एक है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कोई बता सकता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का मीनिंग क्या होता है कोई बता सकता है हाँ जी पहले डेफिनेशन बताओ नथी डेफिनेशन पहले बताओ सिम्टम्स बाद में पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलो कोई नहीं बोल रहा कोई नहीं बोल रहा ये सिम्टम्स है पहले डेफिनेशन बताओ ऐसी कोई भी फीमेल गर्ल कोई भी जिसमें पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया वो भी पेनफुल ही है लाइफ में फर्स्ट फर्स्ट टाइम आ रहा है वो भी कैसा है वो प्राइमरी है सेकेंडरी का मतलब जब आए थे तब ठीक थे कोई दिक्कत नहीं थी उसके बाद में प्रॉब्लम करने लग गया 1 साल बाद 2 साल बाद 6 महीने बाद 5 साल बाद 25 साल बाद जब भी तो जो लाइफ में पहली बार आना शुरू हुआ वो भी पेनफुल है तो वो होगा प्राइमरी समझ में आया तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट है और पेनफुल है इसमें क्या पढ़ेंगे आफ्टर दैट और वो कैसा है पेनफुल है इसमें मतलब सेकेंडरी का इतना सा मीनिंग समझना है लाइफ में कभी भी जो प्राइमरी होता है और लाइफ में पहली पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया वो भी पेनफुल है तो इसका मतलब कोई अंदर डिसऑर्डर तो नहीं है ऐसा तो नहीं मान सकते तो ये क्यों है क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होता है तो पेन ज्यादा होता है इसका मतलब क्या किसी डिसऑर्डर की वजह से नहीं ये प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से है किसकी वजह से है तो क्या ये किसी डिसऑर्डर की वजह से है तो नो अंडरलाइंग पैथोलॉजी ड्यू टू एनी पेल्विक पैथोलॉजी दूसरा क्या लिखोगे कोई ना कोई ट्यूमर है वो हो सकता है कोई एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है एडिनोमायोसिस हो सकता है कोई फाइब्रोइड्स हो सकता है कोई भी दिक्कत हो सकती है कोई बाद में पहले अबॉर्शन की वजह से पीरियड हो गया होगा किसी और किसी भी दिक्कत की वजह से डिस्मेनोरिया हो रहा है वो सेकेंडरी का साइन है तीसरा क्या इसमें पेन रेडिएट होता है प्राइमरी वाले में पेन रेडिएट लेग मतलब थाई ग्रोइन नो रेडिएशन इसमें जहां पेन है वही रहेगा जहां पेन है वही रहेगा रेडिएट नहीं होगा सेकेंडरी वाला कितने हो गए 1 2 3 4 पेन ड्यू टू मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन पेन ड्यू टू मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन्स और उसमें पेन ड्यू टू मेनली एनी अदर प्रॉब्लम्स पैथोलॉजिकल कंडीशंस समझ में तो आ रहा है आ रहा है समझ में आएगा समझ में कुछ भी कोई भी डिसऑर्डर की वजह से चाहे अभी मैंने पढ़ा एंडोमेट्रियोसिस आज ही पढ़ लिए 3 एंडोमेट्रियोसिस एडिनोमायोसिस फाइब्रोइड्स कोई अबॉर्शन की वजह से पीरियड हो गया कोई भी प्रॉब्लम की वजह से ग्रोइन GROIN पेन रेडिएट किसमें होता है बस ये याद रखना प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या सेकेंडरी में होता है डल नॉन रेडिएटिंग पेन होता है सेकेंडरी में 4 सिम्टम्स हो गए डिफरेंस हो गए 4 चारों लिख दिए हुआ कि नहीं हुआ बेटा दूं इसका मैनेजमेंट क्या करोगे प्रोस्टाग्लैंडिन इसका कॉज क्या उसको ट्रीट करना है इसका सीधा मैनेजमेंट नहीं है कॉज जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करोगे तो ही खत्म होगा नहीं तो नहीं होगा इसमें कुछ नहीं मेफ्टेलिस्पास मेफेनमिक एसिड नाम सुना है एंडोमेथासिन बोरिक डाइसाइक्लोमिन दर्द की गोली पैरासिटामोल कार्पोल कुछ भी दर्द की गोली खा लोगे एनएसआईटी दर्द क्या हो जाएगा कम हो जाएगा होता है मिटा दो तो देखते हैं लो पेल्विक पैथोलॉजी पहली पहली बार हो रहा है इसका मतलब एडोलेसेंट में हो रहा है या फिर एडल्ट में हो रहा है मतलब लेट एडल्ट में हो रहा है तो आप लिख सकते हो प्राइमरी डिस्मेनोरिया सीन इन एडोलेसेंट गर्ल 5वां डिफरेंस क्योंकि पहली बार किसमें हो रहा है मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम आ रहा तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया सीन इन एडोलेसेंट और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया सीन इन चाइल्ड बीइंग एज फीमेल 5वां डिफरेंस ये लिखो क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें प्राइमरी डिस्मेनोरिया में 5वां डिफरेंस क्या है सीन इन एडोलेसेंट सेकेंडरी में लिखोगे इन अडल्टहुड एज 6 नंबर डिफरेंस लिखो इसमें जो पेन होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जो पेन होता है पीरियड्स आने से जस्ट पहले होता है 1-2 दिन पहले होना स्टार्ट होता है जस्ट बिफोर मेंसेस पेन कब होता है ये प्राइमरी पढ़ रहे हैं इधर वाला और इसमें होगा बहुत 5-7 दिन पहले होगा 5 to 7 डे बिफोर
लगभग 7 डे बिफोर मेंसेस। इसमें क्या लिखोगे? 7 to 10 days बिफोर मेंसेस ये पेन है। किसमें? ये सेकेंडरी में। प्राइमरी में क्या देंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब एंडोमेटासिन दे दो चाहे मेप्टाइल स्पास दे दो। तो लिखो प्राइमरी का मैनेजमेंट लिखो। तो 7 नंबर में क्या लिखोगे? ये लो 7 नंबर मैनेजमेंट पीएसआई, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो आप एग्जांपल के लिए चाहे मेपेनमिक एसिड लिखो, मेप्टाइल स्पास तो पता ही होगा, या एंडोमेटासिन, इससे दर्द कम हो जाता है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से तो कम हो जा सकता है। और इसका मैनेजमेंट क्या लिखोगे? ट्रीट अंडरलाइन कॉज, कोई ना कोई इसका जो कॉज है उसको सही करना ही पड़ेगा, नहीं तो तब तक होता ही रहेगा थोड़ा थोड़ा हर बार, दर्द से आराम हो जाएगा लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं होगा। अब किसी को एंडोमेट्रोसिस या किसी और वजह से है तो आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो जब तक नहीं ट्रीट होगा तब तक चलता रहेगा। प्राइमरी सेकेंडरी में मैंने 7 डिफरेंस बताए, सातों के सातों लिखे क्या आपने? बस। कुछ कुछ लोगों को समझ में बहुत लेट आता, पता नहीं बेसिक बताओ तो भी ऐसे देखते रहते हैं जैसे कि पता नहीं मैंने क्या बता दिया। तो मैं एडल्ट लिख दिया, उसमें पेरिस लिखने की क्या जरूरत है? जहां मैंने लिखवाया था कि ये एडोलेसेंट में होता है, वो पेरिस वुमेन में होता है। पेरिस का मतलब चाइल्ड बियरिंग एज ना, जिसने बच्चों को जन्म दे रखा है उसको हम बोलते हैं पेरिस। तो सेकेंडरी मेनोरिया मोस्टली पेरिस वुमेन में होता है और ये एडोलेसेंट में होता है। बस, कोई डाउट इसमें? भाई प्राइमरी एडोलेसेंट में होता है, सेकेंडरी अडल्ट एज में होता है, मतलब पेरिस वुमेन में होता है। ठीक है, डल पेन, नो रेडिएटिंग हो गया, ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉज हो गया, खत्म बात। अब वापस सुन लो, आपने एक तरफ प्राइमरी लिखा था, एक तरफ सेकेंडरी लिखा था। ये लिखा था पहली बार हो रहा है, ये लिखा था जिंदगी में लाइफ सेकंड डिकेड में हो रहा है, 15-20 साल की एज के बाद हो रहा है। इसमें बोला था पेल्विक पैथोलॉजी नहीं है, इसमें बोला था है, मैं कोई कोई कॉज है, इसमें बोला था नॉन नॉन, इसमें बोला प्राइमरी रेडिएटिंग है, लेफ्ट हाई और ग्रोइन, इसमें बोला डल रेडिएट नो रेडिएटिंग पेन है, इसमें बोला था प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, इसमें किसी न किसी अंडरलाइन पैथोलॉजी कॉज की वजह से हो रहा है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर दे रहे थे, उसके अंदर कॉज को ट्रीट करना है, इसके अंदर जस्ट बिफोर मेंसेस हो रहा है, इसमें 7 से 10 दिन पहले हो रहा था, ये बोला था, ये एडोलेसेंट, ये पेरिस या लेट चाइल्ड बियरिंग एज में। बस कितना ही तो बताया, और तो कुछ बोला ही नहीं। नेक्स्ट डिसऑर्डर लगाओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस बाद में, जो बड़े बड़े डिसऑर्डर है वो बाद में, छोटे छोटे डिसऑर्डर प्रोब्लेम्स भी बाद में। ये भी बाद में। हाँ, जेनिटो यूरिनरी फिस्टुला, क्या हेडिंग लगाओगे? ज्यादातर फीमेल में होने के चांसेस होते हैं लिवर प्रोसेस की वजह से या किसी और रीजन से। जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुला इंपॉर्टेंट है भाई, आरआरबी एसआईसी डीएसएसबी इसमें पेपर में इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा आने वाला क्वेश्चन डायरेक्ट। मैम रेलवे का, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, कहाँ से भरा आपने? नहीं, फॉर्म कहाँ से भरा ये बताओ ना, फॉर्म कहाँ से फिल? बॉम्बे। रेलवे का आपने फॉर्म भरा तो सिलेबस देगा? फिर पेपर कौन देगा, हस्बैंड या आप? पेपर कौन देगा, हस्बैंड या आप? उन्होंने अच्छे से सिलेबस देख लिया, सब कुछ देख लिया, कितना भी हस्बैंड हो खास, लेकिन क्या अंदर जाने देंगे? क्या अंदर जाने देंगे क्या? अब सोचो, बहुत ज्यादा ऐसे आपको हथेली पे पैर रख के लेके आ जाएंगे गेट तक, लेकिन अंदर आपको जाना पड़ेगा पेपर देने, यस और नो? तो आपको सिलेबस नहीं पता? बताओ, नहीं नहीं बताओ, आप इतना टेंशन ले रहे थे, प्लीज मुझे रेलवे का बताओ, चलो मेरे को सिलेबस बताओ रेलवे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 70। 70 में से मार्किंग होगी? अरे ऊपर पूछ रहे रेलवे के लिए कंसंट्रेटेड। हाँ, चुप रहो। हाँ, नर्सिंग में से 70 और कितना बताओ ना, यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं सदा वो नहीं पूछ रहा, हाँ यही बताना है, 70 नर्सिंग के, और बाकी 20 नंबर मैथ रीजनिंग। किसी को नहीं पता सिलेबस, बेवकूफ के। तुम रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें इस बार के सिलेबस नहीं पता? सुनो, 100 क्वेश्चन होंगे, 70 नर्सिंग के है, ठीक है, 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के है, 10 में से 9 नंबर ला सकते हो तुम, ये तुम्हारी आधी नर्सिंग ही होती है। जनरल साइंस का मतलब है 10वीं तक की साइंस। गेहूं का नाम क्या है, हमारे बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, हमारी बॉडी में इतनी कितनी हड्डियां होती है, या फिर अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, समझ में? जनरल साइंस। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? एज इट इज क्वेश्चन बताऊं, जनरल साइंस का मतलब है हमारी दैनिक जीवन में यूज होने वाला विज्ञान। फलों का रंग कौन सा किस वजह से, जनरल साइंस। किसी को 10 नंबर ये लाने हैं, 130 रुपए में एक बुक आती है रिल्यूसेंट जनरल साइंस की बुक। किसकी? रिल्यूसेंट। किसकी? रिल्यूसेंट, इंग्लिश वाला मीडियम लेना, सेम रेट की आती है, 130-40 रुपए की आती है। जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन सबको आ रहे हैं आज भी, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे हैं आप कुछ भी पढ़ोगे ना, ओ माय गॉड ये तो मैं रोजाना देखता हूँ, मुझे पता ही नहीं, ऐसे गलत होंगे। बेसिक चीज आएगी एक तो पता नहीं होगा हमें, तो एक बार आप जनरल साइंस के 100 पेज है ऐसे पढ़ लिए ना, आपके 10 में से 8 नंबर आ जाएंगे। अब पीछे कितने बचे? कितने बचे? 20। अब सुनो, 20 में से 10 नंबर की है मैथ रीजनिंग, 10 नंबर का है जीके। अब सुनिए मैंने ऐसे क्यों बोला, 10 को मैं ऐसे कर दूं, 5 की मैथ 5 की रीजनिंग कर सकते हैं, मतलब 10 नंबर कंबाइंड आएंगे, जरूरी नहीं है कि 10 में से 5 मैथ और 5 रीजनिंग हो सकता है 6-4 हो जाए, मैथ और रीजनिंग दोनों कंबाइंड ही होता है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए किसी का रिश्ते वाला तो रीजनिंग का है, अगर कोई परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ जाए वो रीजनिंग का भी है मैथ का भी है, पता थोड़ी सा रेलवे का क्वेश्चन आ जाए ट्रेन का तो वो मैथ का भी है रीजनिंग का भी, तुम क्या मानोगे उसको? तो 10 क्वेश्चन कंबाइंड आएंगे मैथ रीजनिंग के, उनमें से तुम्हारे 6 सही होने चाहिए किसी भी हालत में। बेसिक साइन थीटा कॉस थीटा छोड़ देना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर छोड़ देना,
तो एक दो क्वेश्चन जाएगा, आकृति का एक आधा क्वेश्चन रीजनिंग का जा सकता है, तो मैं टाइम पे नहीं आया शायद। 6 क्वेश्चन तुम्हारे किसी हालत में सही होने चाहिए। देखो इन 10 में से तुम्हारे 6 सही होने चाहिए। अब जीके के कितने आएंगे? मैं ऐसे बोल दूं, जीके भी दो टाइप की होती है, करंट जीके, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब जो कभी चेंज नहीं होने वाली, ओल्ड जीके। तो जीके में भी पांच न्यू जीके जो अभी चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर का मतलब है जिस दिन वैकेंसी निकली ना, उस दिन से पेपर होने तक के बीच में क्या बड़े बड़े इवेंट हुए, कौन सा T20 सम्मेलन हुआ, कौन सा वर्ल्ड कप हुआ, किसने जीता, बेसिक बेसिक। और 5 जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? ओल्ड जीके। सबसे बड़ा रेल मार्ग कहाँ है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, पहला राज्यपाल कौन था, राजस्थान, ऐसे करके जिस किसी का आप दे रहे हो ऐसे करके 5 क्वेश्चन। सबसे बड़ा रेल मार्ग, नदी, पेड़, मछली कौन सी, भारत की राष्ट्रीय मछली, वो ऐसे करके वो घुमा फिरा के आपको। तो सुनो, अगर कोई बंदा ठीक सर अवेयर है तो इसको 5 में से 3 ले आएगा। कितना ले आएगा? और ये क्वेश्चन नंबर तभी आएंगे जब आप क्लास 8 से कितने अवेयर है, सब कॉन्शियस माइंड में सेव है आपके। अभी तुम कितने जोर लगाओगे, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बेसिक बेसिक पढ़ सकते हो, लुसेंट में लिखा है भारत के प्रथम पुरुष, प्रथम ऐसे ऐसे जो इंपोर्टेंट 20 पॉइंट है उनमें से देख सकते हो, तो लक हो तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए। अब इस 10 में से मैं 7 बोलूंगा, तुम ला सकते हो आराम से इजीली। 5 तो आ रहे हैं आपको आज भी, देख लेना। 2-3 नंबर बढ़ा सकते हो तुम लुसेंट पढ़ के, सिंपल आएगा। कलर कोड रेसिंग साइंस बेसिक 3 नंबर इसमें आ गए। ये कौन सा रीजनिंग, टोटल 6 नंबर इसमें आ गए, 6 और 7 13, 13 और 3 16, इसको पूरा छोड़ दो। तो यहाँ कुल मिला के आपके 30 में से कितने नंबर आ गए? अब तुम 70 में से कितने ला सकते हो? अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो 70 में से 55 नंबर ला सकता है, अगर कोई कैंडिडेट 55 ज्यादा नहीं, उसका रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा। 55 और 16 कितने हुए? 71 इज मोर देन इनफ। समझ में आ रही? लेकिन ये डिपेंड करता है, हो सकता है 75 पे भी मेरिट चली जाए। कब? जब पेपर बहुत ज्यादा इजी आ जाए, बहुत ज्यादा इजी आ जाए। ऐसा होता तो नहीं है, तो कितना ही कर लो तुम्हारा 70 ही रहता है, बट बहुत इजी आ जाए और टफ नहीं आएगा। टफ में नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं टफ आएगा, क्योंकि जब किसी भी पेपर में 30 नंबर दूसरे होते हैं तो नर्सिंग इजी आती है। किसी भी पेपर को निकालो उसमें नर्सिंग इजी आएगी। तो नर्सिंग में मैं तो कहता हूं, अगर तुमने ईमानदारी से पढ़ाई की हो, तुम्हारे 70 में से 60 सही होने चाहिए, 55 नहीं 60। और अगर किसी के 60 सही हो गया, उधर से वो 15 भी लेके आ गया 30 में से, क्योंकि नर्सिंग वालों की सबकी मैथ रीजनिंग जीके एक जैसी है। दूसरा कोई भी होता तो 70 30 में से 25 ले आता बिना नर्सिंग वाला। किसी को भी दे देना वो 30 में से 25 ले आएगा। तुम्हारा रेलवे का पेपर किसी को भी दे देना 30 में से 25, लेकिन तुम्हारे 15 17 18 ही आएंगे सबके। तो तुम्हें नर्सिंग में 70 में से 55 तो लाने ही लाने। सिंपल आएगा, एक लाइन का क्वेश्चन सब, कोई 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं होगा, एक आधा कोई बाई चांस। तो ऐसे तो आपको एक तो लूसेंट वाली बुक लानी लानी है, लूसेंट की आ जाती है। और बाकी लूसेंट का जनरल अवेयरनेस की बुक आती है, उसके अंदर ये 10 नंबर है ना, वो है ना, हाँ दोनों सब आती है, बट उसमें क्या है कि सारे फर्स्ट फर्स्ट है ना, वो इंपोर्टेंट सब दे रखे हैं कि इंपोर्टेंट पुरुष, इंपोर्टेंट महिलाएं, इंपोर्टेंट नदी, इंपोर्टेंट पक्षी, कलर, वो सब दे रखा है उसमें, इंपोर्टेंट बुक्स, ऐसे करके हो जाती है।